पड़ी थी, इंक्लाइन रहेगा, इसको हम कहते हैं इंक्लाइन। जैसे आपके लिए स्लोप टाइप से आप कह सकते हैं, रैंप कह सकते हैं, इसका नाम होता है इंक्लाइन। और ये किसी एंगल थीटा या अल्फा का हम लोग यहां पे ले लेते हैं, ये किसी एंगल अल्फा का इंक्लाइन है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहां पर इस तरीके से यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा फेंकेंगे, तो नॉर्मली प्रोजेक्टाइल जो बंदा यहां पर होगा उसको क्या दिखाई देगा सर? उसको तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई दे रहा होगा, उसको दिखेगा कि ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है और जाकर के ये कहीं ना कहीं इस पर हिट कर जाएगा, यही दिखाई देगा, राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस इंक्लाइन पर हो तो उसको क्या दिखाई देगा? उसके लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे मांगे तो जब आप बॉल को फेंकेंगे तो जाएगा 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 और ये जा करके हमारे पास क्या होगा? इस पर ही गिर जाएगा। इस मोशन को हम लोग कहते हैं अपना इंक्लाइन मोशन। अब हमारा ऑब्जर्वर यहां पर क्या रहेगा? देखो, जमीन से देखने वाले के लिए तो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल का एक हिस्सा होगा, क्योंकि ये सरफेस पर गिरने के बाद और आगे नहीं जा पाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं अपना इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। नाउ दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। अब होता क्या है कि हमारे लिए जो ये वाला बंदा है वो कहेगा कि यार ग्रेविटी तो नीचे है ना, लेकिन जो व्यक्ति ऑब्जर्वर यहां पर इंक्लाइन पर है उसके लिए ग्रेविटी एंगल पर होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी नीचे है। इस तरीके से अगर हम लोग बनाए तो ये ग्रेविटी इस प्रकार से होगी, तो इसके लिए एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो ये ग्रेविटी को क्या करता है? रिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है अपने लिए, क्योंकि इसके लिए भी टू डायमेंशन मोशन है, इसके लिए रिजॉल्व कर लेता है। और किस प्रकार से रिजॉल्व करता है बेटा? ये जी है, ये 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज अगेन अल्फा। तो जब ये रिजॉल्व करता है तो यहां पर आपकी एक्सेलरेशन आती है जी कॉस अल्फा, यहां पर आपकी एक्सेलरेशन आती है जी कॉस ऑफ अल्फा, और यहां पर इस डायरेक्शन में इस वाले व्यक्ति के लिए यहां एक्सेलरेशन होती है जी साइन अल्फा। ठीक है, तो जो ये व्यक्ति है जो ऑब्जर्वर ऑन द इंक्लाइन है उसके लिए चीजें क्या हो जाती हैं, जरा उसको नोटिस करिएगा। ठीक है, जो व्यक्ति ऑन द इंक्लाइन है उसके लिए क्या हमारे पास चीजें हो जाती हैं, जरा देखिएगा। उसके लिए ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारा इंक्लाइन है, दिस इज एट एन एंगल अल्फा, और यहां पर अगर आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना ले इस ऑब्जर्वर के लिए, एक यहां पर है और एक हमारे पास यहां पर है। ठीक है, टू कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर आपको मिलेगा यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर यहां पर है उसके लिए अब एक्सेलरेशन के क्या कंपोनेंट्स हो गए सर? एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इसका जी साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा जी कॉस ऑफ अल्फा। तो ये वाला व्यक्ति अब हमारे लिए यूएक्स यूवाई एक्स एवाई क्या लिखता है बेटा? यूएक्स को लिखता है यू कॉस ऑफ थीटा, यूवाई को लिखता है यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एक्स को लिखता है हमारे पास माइनस जी साइन अल्फा। सर माइनस जी साइन अल्फा क्यों? क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, और एवाई की बात करेगा माइनस जी कॉस अल्फा लाइक दिस। ठीक है, अब जब ये प्रोजेक्टाइल जा करके यहां पर गिरेगा, ऐसे जा करके गिरेगा, इस ऑब्जर्वर के लिए टॉप पॉइंट ये है, लेकिन जो जमीन से देख रहा होगा उसके लिए टॉप पॉइंट यहां होगा, तो टॉप पॉइंट हमारे पास शिफ्ट कर जाता है, और टॉप पॉइंट वैसे ही है कि यहां पर आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो इस बार यू कॉस थीटा नहीं रहेगी, नॉट इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्यों सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहती है बेटा। जब आप ग्राउंड से देखते हैं, जरा वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, जब आप ग्राउंड से देखते हैं तो आपके लिए एक्स 0 होता था, लेकिन क्या यहां पर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स है? हाँ, तो ये वेलोसिटी हमारे पास एक्स में इस बार कम होगी, और टॉप पॉइंट है हमारे पास, तो मैं यहां पर अगर टॉप पॉइंट कह रहा हूं तो यहां पर वी वाई हमारे पास 0 है। अभी भी जो भी टाइम ऑफ एसेंट होगा ऊपर जाने का, टाइम ऑफ डिसेंट होगा नीचे जाने का, एंड दिस इज एच मैक्स। आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर? जरा यहां पे समझना। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता था सर? यूवाई डिवाइडेड बाय एवाई होता था। तो यूवाई की वैल्यू है यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय एवाई, दैट इज इक्वल टू जी कॉस ऑफ अल्फा। ये आ गया। टोटल टाइम इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, इस बार हमारे पास रहेगा। इसलिए मैंने कहा था जो जनरल फॉर्मूले हैं वो आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाइट होती थी यूवाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एवाई। हाँ जी सर, तो हाइट का फॉर्मूला आएगा, यूवाई है आपका यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी कॉस अल्फा। ये हमारे पास इस बार इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में हाइट होती है। रेंज निकालने के लिए अब आप ये नहीं कह सकते यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाला नहीं कह सकते, या फिर रेंज का जो बच्चे क्यों गलत होगा दिमाग लगाइए, बिकॉज ये वाला फॉर्मूले में ax 0 होता था तब आप रेंज की बात करते थे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इस बार ax 0 नहीं है। तो रेंज निकालने के लिए आप दो तरीके लगा सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। रेंज के लिए अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, कितना था? u cos थीटा, टाइम था बेटा आपका 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ये आएगा माइनस हाफ इनटू ax था बेटा g sin अल्फा, और इनटू टाइम ऑफ लाइट दैट इज 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा का स्क्वायर। सर ये तो बहुत गंदा आएगा, राइट? इसीलिए कह रहा हूं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के लिए आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंक्लाइन पे है, रेंज निकालने के लिए ग्राउंड फ्रेम से भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंक्लाइन है, ये आपका इंक्लाइन है एट एन एंगल अल्फा। तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल को यहां पर फेंक रहे हैं, कितने एंगल पर सर? थीटा एंगल पर। तो जमीन वाला बंदे को क्या दिखाई देगा सर? जमीन वाले बंदे को तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा, राइट? तो अगर आप इसके इस बंदे के लिए अगर मैं बात करूं, इस बंदे के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा सर? यू इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा, उसको रिजॉल्व करेगा ये। तो टी टाइम तक ये एक्स में कितना गया है, ये वाला बंदा क्या बोलेगा सर? एक्स में गया है ये, दिस इज एक्स। तो ग्राउंड फ्रेम वाले बंदे के लिए भी आप कई बार सॉल्व करते हैं। ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा कहेगा कि मेरे लिए तो एक्स 0 है, टी टाइम में एक्स कितना चला है? एक्स इज इक्वल टू यू इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, यही बोलेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और टी टाइम तक जो टाइम था वो कितना था सर? 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा, ये है हमारे पास, इतना एक्स चला है। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा सर? हमें तो ये वाला चाहिए, दिस इज नथिंग बट आवर रेंज। ये है हमारे पास रेंज r। तो मैंने कहा आपको ये वाला लेंथ पता है, x पता है, तो cos अल्फा लगा दीजिए। तो अगर आप यहां से cos अल्फा लगाएंगे तो cos अल्फा इज नथिंग बट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो r की बात करेंगे तो वो x को cos अल्फा से डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा सर? ये आएगा 2u का स्क्वायर sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा
डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास रहेगा। तो आप देखिए, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद ये आएगा, लेकिन ठीक है, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो सर हम ux इज 50, uy इज 50, ax कितना है भाई और ay कितना है? सर ax होता था, यहां की डायरेक्शन में रहेगा, ये वाला एंगल है हमारे पास अल्फा, तो g साइन ऑफ 37, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 10 इंटू साइन 37 इज 3/5, तो ये आ गया 6, और g कॉस ऑफ 37, ठीक है, तो 10 इंटू कॉस 37 कितना होगा सर? 4/5, दैट इज इक्वल टू 8। तो डायरेक्शन के साथ रखना बेटा, ax की वैल्यू आ जाएगी -6 और ay की वैल्यू आ जाएगी -8। सॉल्व कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था सर? टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2uy डिवाइडेड बाय ay, खत्म। तो ट्वाइस इंटू uy है 50, ay की वैल्यू अगर आप देखें तो ay की वैल्यू अगर हम लोग रख दें 8, तो ये 4 हो गया, ठीक है, तो 12.5 आपका आ गया 12.5। एच मैक्स कैसे निकालेंगे सर? uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ay, तो uy हमारे पास कितना है सर? 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ay है हमारे पास 8, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 25, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो गया 4 और 25, तो डेसिमल में ही निकाल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास तो ये आ जाएगा बेटा, हमारे लिए कितना आया था डेटा? 625, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 4, तो दैट इज 1 से ही आपको सॉल्व करना है। रेंज अगर आपको निकालनी है तो आप रेंज के लिए कहेंगे Sx दैट इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर, क्योंकि इंक्लाइन के हिसाब से ये एक्सेलरेटेड है अलोंग x, तो ax की वैल्यू आप जीरो नहीं करेंगे, ax की वैल्यू आप जीरो नहीं करेंगे। ux कितना है? 50, टाइम कितना लग रहा था? 12.5, प्लस ax की वैल्यू है -6 इंटू 12.5 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस आसान होता है बेटा। क्या होगा तो सर 12.5 का आधा कर देंगे, दैट इज 6.25, और इतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे नेक्स्ट फिफ्थ सवाल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टॉप विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, इस इंक्लाइन के हिसाब से टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो कई बच्चे कहते हैं सर u cos थीटा होगी, क्योंकि उन्होंने अब तक क्या है ये फॉर्मेट सीख लिया है कि ये u cos थीटा होगी। नहीं बेटा, नहीं, ये एक्सेलरेटेड है, तो आप कहेंगे v इक्वल टू u प्लस at। जरा ध्यान सुनना, इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी यहां पर 50, माइनस हमारे पास एक्सेलरेशन था 6, और टाइम है हमारे पास इसका आधा 6.25। जब आप यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है भाई? 6 इंटू 6.25, ये आ गया, -50 आप कर देंगे तो 12.5 आ रहा है। तो बेटा टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी 50 नहीं होगी, हमारे पास 12.5 होगी, y वाली जीरो हो जाएगी, y वाली आपकी यहां पर जीरो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आएगी x के लॉन्ग, सर दैट इज g साइन ऑफ 53, तो 10 इंटू साइन 53 4/5 दैट इज इक्वल टू 8, और g cos ऑफ 53, ठीक है, तो 10 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो सर यहां पर आपकी वेलोसिटी आएगी 40 cos 30, और यहां पर आपकी वेलोसिटी आएगी सर 40 sin 30। एक्स के अलोंग जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में है, तो -20√3 लिखेंगे, मैंने कहा y के अलोंग वेलोसिटी होगी -20, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन आपकी हो रही है -8, और y के अलोंग एक्सेलरेशन है -6, ठीक है। तो चलिए भाई, आपसे पहले पूछा जा सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, आपको करना हो प्लीज करिए, यही सवाल आ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं। सेकंड, आपका ये इंक्लाइन पे से कितना हाइट होगा, एच मैक्स फ्रॉम इंक्लाइन, इंक्लाइन पर से क्या हाइट बनेगा ये बताइए। और तीसरा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन क्या होगा ये बताइए। प्लीज फॉर्मूले पर मत जाना, फंडामेंटल से चलना, ठीक है। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो होगा 2uy डिवाइड बाय ay, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी होती है। मैंने कहा uy की वैल्यू है 20, ay की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 20/3 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सर दिस इज uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ay, मैंने कहा राइट, तो uy इज 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 इंटू हमारे पास 6, तो ये हमारे पास 10 हो गया, ये हमारे पास 5 और 3 हो गया, तो 100/3 आपकी इंक्लाइन की हाइट होगी, खत्म। सर रेंज कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जो ये प्रोजेक्टाइल होगा बेटा, ये जा करके कहीं ना कहीं यहां पर गिरेगा, तो रेंज निकालने के लिए हमें ये वाला लेंथ निकालना है, दिस इज योर रेंज। और रेंज देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है ना, तो Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर कर लेंगे, राइट। ux कितना है बेटा सर? -20 इंटू √3 इंटू टाइम कितना है बेटा सर? 20/3, ठीक है, प्लस हाफ ax कितना है बेटा? -8, और टाइम है बेटा 20/3 का स्क्वायर। सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा ये s क्या निकाला आपने सर? s डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आइए आगे देखते हैं, फाइंड द प्लेन इज क्लोजेस्ट टू, ये हमारे पास जा करके जब ये जमीन पर यहां पर गिरेगा तो इसका रेंज ही निकालना है कि कितना दूर जा करके यहां पर हमारे पास गिरेगा। अब मैंने आपको क्यों बोला था कि ग्राउंड फ्रेम से भी देखना स्टार्ट करिए, क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखें तो उस 2 का cos 15 sin 15 करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, जरा नोटिस करना, यहां मैं इसको लिख रहा हूं, ये रेंज तो आपको पता ही है कि निकालनी है, ठीक है। इधर अगर आप देखें तो ये वाली वेलोसिटी होगी सर 2 cos ऑफ 15, और इधर आपका होगा 2 sin ऑफ 15, यस और नो, दिस इज uy, दिस इज ux, दिस इज योर ux, हाँ या ना, राइट सर। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सर g sin 30
जी साइन 30 दैट इज 5 इधर आएगा और जी कॉस 30 5√3 इधर आएगा। तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए अगर आप अलोंग इंक्लाइन की बात करें, अलोंग इंक्लाइन, तो हमारे पास ux कितना आएगा सर? ux आ जाएगा 2 cos of 15 और uy आ जाएगा 2 sin of 15। ax क्या आ जाएगा बेटा सर? ax आ जाएगा -5 और ay आ जाएगा सर -5√3। मैंने कहा कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा सर? दिस इज 2 uy डिवाइड बाय ay। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, ट्वाइस uy है हमारे पास 2 sin 15, मैंने कहा ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ay दैट इज 5√3। तो 4 sin 15 अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, आखिरी में रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी कहीं कट उठा गया तो फिर फायदा भी हो सकता है। ये आ गया। इतने टाइम तक अब आप रेंज निकालने के लिए फिर से आप यहां पर करेंगे u cos 15 into t minus half 80 स्क्वायर। इट्स बेटर कि मैं अब ग्राउंड फ्रेम से देख लूं। कई बच्चे सोचते हैं सर अचानक से आप ग्राउंड फ्रेम से क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा एक बात बता, ये आपका इंक्लाइन था 30 डिग्री पर, बॉल को फेंका है 15, तो ग्राउंड से कितना एंगल हो गया सर? 45 डिग्री पर फेंका है। ग्राउंड वाला जो बंदा होगा उसके लिए ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी सर? दिस इज 2 cos of 45। कितने टाइम तक चल रहा है सर? जो हम लोगों ने निकाला है t टाइम तक वही होगा। तो ये x कितना आएगा सर? x is equal to uxt plus half ax t का स्क्वायर। वो कहेगा मेरे लिए तो ax है ही नहीं, राइट? तो ux कितना है सर? 2 cos of 45 इनटू टाइम की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 sin of 15 डिवाइड बाय 5√3। यही आया था, हाँ यही आया था हमारे पास। अगर मेरे पास x आ गया तो क्या मैं रेंज निकाल पाऊंगा आसानी से? यस सर, क्योंकि ये एंगल सर 30 डिग्री है, तो मैंने कहा cos 30 लगा दीजिए। cos 30 इज नथिंग बट x बटे r, तो r की वैल्यू होगी x डिवाइड बाय cos of 30। तो x आप लोगों ने निकाल ही लिया है, दैट इज 2 cos of 45, ठीक है, इनटू हमारे पास 4 sin 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास cos 30 इनटू 5√3। क्या आगे? अब हमें सारा डेटा पता है, बस वैल्यू रखनी है, ठीक है सर। sin 15 तो नहीं पता हमारे पास, विद द हॉरिजॉन्टल जमीन से दे रखा है एज शोन इन द फिगर। कंडीशन अंडर व्हिच इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। किस कंडीशन में ये प्रोजेक्टाइल जब जा रहा है, मैं अगले पेज पे डायग्राम बना लेता हूं कि मान कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं सोच नहीं पाता हूं, मैं हिंट दे रहा हूं, जरा बता, ये वाली अगर x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ये टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हो गया, जब ये जाकर के जमीन पर गिर रहा है, फाइनल वेलोसिटी में x नहीं होना चाहिए, यस और नो? फाइनल वेलोसिटी में ये इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, तो v फाइनल अलोंग x कितना होना चाहिए? 0। तभी ये वाली जो वेलोसिटी है सर ये कम क्यों हो गई? तो x में तो सेम रहता आ रहा है पागल, u cos of थीटा माइनस अल्फा। इधर जो आपकी एक्सेलरेशन होती है दैट इज g sin of अल्फा, यस और? तो हमारे पास इन टोटल टाइम t, in total time t that is equal to 2u sin of theta minus alpha divided by g cos alpha। इतने टाइम में हमारे पास वेलोसिटी फाइनल अलोंग x क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए, बस हो गया। तो v इक्वल टू u प्लस 80 कर ले इसमें x के अलोंग, तो v फाइनल हम लोग ने 0 कर लिया। u x है हमारे पास u cos of theta minus alpha, ठीक है, माइनस हमारे पास एक्सेलरेशन है g sin alpha और टाइम है 2u sin theta minus alpha डिवाइड बाय g cos of alpha। इसको सॉल्व करके कंडीशन निकाल लेते हैं हमारे लिए सर। एक अगर देखा जाए तो ये g और ये g चला गया, ये sin और ये cos tan बन गया, और एक u इधर और u कॉमन लेकर हटा दिया। 0 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, मैंने कहा हां जी, माइनस ये बन गया सर tan अल्फा, मैंने कहा हां जी, और यहां पर है सर sin ऑफ ट्वाइस, एक और है sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। एक काम करो, इसको इस साइड ले चलते हैं, तो याद रखना सर 2 tan अल्फा इनटू sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। इसको हम लोग इसको किस फॉर्मेट में लाना है? कॉट के फॉर्म में चल जाएगा, है ना? तो इसको इधर लेकर के चल लेते हैं, तो 2 tan ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये हमारे पास कंडीशन बन रही है। इस ऑप्शन में यहां पर 2 मिसिंग है बेटा, तो 2 लिख ले। इलास्टिकली जितने से हिट करेगा उतने से, जितनी वैल्यू से हिट करेगा उतनी वैल्यू से चला जाएगा। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इलास्टिकली हिट कर रहा है विद स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। कहने का मतलब जाकर के टकराया और फिर ऊपर चला गया, यही बोला गया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्शन फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, इसको से फेंका है तो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टकराने के बाद इन्होंने कहा है कि ये ऊपर हो गया, फिर जाकर के ये कहीं ना कहीं रुकेगा, तो ये टोटल टाइम हमें बताना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप कैसे नापते हैं सर? ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? तो जरा ये नोटिस करना, ये अगर हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है, ये अगर हमारे पास 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 हुआ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी 45 हुआ, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है सर? 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है, कुछ बच्चों को ये बात समझ आ रही होगी कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 होना चाहिए, है ना? सोच लीजिए, सोच लीजिए कि ये समय जाते समय ऐसे हिट करना चाहिए सर, तभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारे पास 45 डिग्री का होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो जितने से हिट करेगा उतने से चला जाएगा, और ये 45 डिग्री हमारे पास होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, वर्टिकल है 90 डिग्री पर, क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस नहीं आ गई? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक प्रोजेक्टाइल जब आपने यहां से फेंका, कितने एंगल पर फेंका सर? थीटा एंगल पर फेंका। इस समय कितने से जा रहा होगा सर? यू कॉस ऑफ थीटा से जा रहा होगा। दिमाग लगा लो। पहली बात, इलास्टिक कोलिजन में कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने से आएगा उतने से जाएगा। तो मैंने कहा नॉर्मल बनाऊं, मुझे पता लगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 हुआ होगा। अगर ये वर्टिकल इधर से 90 डिग्री जाऊंगा, ये तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया। एक प्रोजेक्टाइल जब आप थीटा एंगल पर फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टल से, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब होती है सर? टॉप पॉइंट पर होती है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है, अगर मैं इसको कह रहा हूं t1, तो क्या ये t1 होगा u sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा दैट विल बी टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि ये टॉप पॉइंट है इस प्रोजेक्टाइल का फ्रॉम ग्राउंड, राइट। इलास्टिक कोलिजन में जितने से हिट करोगे उतने से ऊपर चले जाओगे। अब जाकर के फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, तो यहां का सर टाइम क्या होगा? मैंने कहा ये टाइम होगा uy डिवाइडेड बाय ay, ये तो ग्रेविटी में हो गया। हाँ, तो सर दिस इज u cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। हमसे तो पूछा था टोटल टाइम, सर टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 दैट विल बी इक्वल टू, जरा ध्यान से सुनना, दैट विल बी इक्वल टू u sin ऑफ थीटा बाय g
प्लस यू कॉस ऑफ थीटा बाय जी। तो यू बाय जी को आप बाहर ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है जहां आप कोलिजन के साथ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि हमारे पास यू से फेंका है एंगल थीटा क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार अगर मैं इस इंक्लाइन की बात करूं तो ये वाला एंगल यहां से अगर थीटा है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है सर, थीटा है, राइट, क्योंकि टोटल एंगल 2 थीटा था। ये कितना होगा सर, दिस इज यू कॉस थीटा। ये कितना होगा सर, दिस इज यू साइन थीटा। हम रेंज निकालेंगे उसके बराबर कर देंगे, कुछ मिल जाएगा। और सर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा, ये आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइन इज थीटा। तो मैंने कहा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा बेटा सर, दैट इज 2 uy डिवाइड बाय ay। दैट इज 2 uy की वैल्यू है u sin थीटा डिवाइडेड बाय ay कितना है बेटा, g cos ऑफ थीटा। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2u बाय g tan ऑफ थीटा। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। अब हमें ab की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मैं रेंज निकालूं तो काम बन जाएगा। तो मैंने कहा ग्राउंड फ्रेम से ac कितना होगा, ac जरा देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। अब ये मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल को आपने u से फेंका है एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये वाला कितना होगा सर, u cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, और ये जा करके ऐसे हमारे पास गिरेगा। तो मैंने कहा ये x में कितना चला बेटा इन सेम टाइम, तो सर sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax से t का स्क्वायर कर दे। ग्राउंड फ्रेम से ax होता ही नहीं, ux है u cos ऑफ 2 थीटा इनटू टाइम आया था 2u बाय g tan थीटा, ये आया x। हमें तो रेंज चाहिए था, तो सर ये जो रेंज होगा, ये जो हमारे पास रेंज होगा, हम लोग यहां से cos थीटा से निकाल ले। मैंने कहा बिल्कुल, तो cos थीटा इज नथिंग बट x बाय r। r की बात करेंगे, इस पूरे x को u cos ऑफ 2 थीटा इनटू 2u हमारे पास बाय g tan थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा कर दे। हाँ, यही क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g रूट 3, 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g रूट 3 हमें दे रखा है और थीटा पूछा गया था। तो चलिए भाई, हमारे पास सर 2 और 2 चला गया, u स्क्वायर और u स्क्वायर चला गया, tan थीटा चला गया, g चला गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है सर, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1 बाय रूट 3। वैसे क्या करना चाहिए, cos 2 थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, बट इट विल बी वेरी लेंथी। अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन का लूं 30 60 90 45, तो देख लेते हैं कौन से एंगल पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि नोन एंगल है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालूं तो cos ऑफ 60 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30 बन जाएगा। हाँ जी, cos 60 हमारे पास है 1 बाय 2 और cos 30 दैट इज रूट 3 बाय 2। सर ये 1:3 1 बाय रूट 3 का रेशियो आ ही रहा है, तो सीधे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हमारे पास चला जाए आगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी से पहले एक कांसेप्ट और है। ठीक है, हमें पॉइंट ऑफ, मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग हमें पता हो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज योर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, क्योंकि स्कूलों में तो ये आएगा नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको तैयार रखना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जाकर के जहां पर भी गिरेगा, जाकर के ये जहां पर भी गिरेगा तो कहीं ना कहीं सरफेस पे गिरेगा, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पता है। तो ये हमें सरफेस पता है। आप कभी भी पता होगा कि भाई जमीन से हम कितने एंगल पर रखें कि ये हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम रेंज पर जाए, तो क्या एंगल होता था 45 डिग्री। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेविटी वाली लाइन बनाएंगे। सर ये है ग्रेविटी वाली लाइन, ठीक है, ये है ग्रेविटी वाली लाइन। डू वन थिंग, दो सरफेसेस को पकड़िएगा, एक कौन सा सरफेस, एक ये वाला सरफेस, आपको पता है कहां पर है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ज्वाइन कर देंगे और ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला लाइन, इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में फेंक दीजिए। समझ में क्या था, जैसे ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हमारे पास बात है। ठीक है, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हमारे पास बात है, तो ग्रेविटी हमें पता कहां लग रही है, इसकी अपोजिट वाली लाइन पकड़ लीजिए, ये वाली पकड़ लीजिए। ठीक है, और जहां से फेंक रहे हो, जहां गिर रहा है आपको पता है, एग्जैक्टली उन दोनों को पॉइंट जोड़ करके ये वाली लाइन जोड़ लीजिए। इन दोनों के बिल्कुल बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री, बिल्कुल बीच में 45 डिग्री पर फेंक दीजिए। जो भी आपका ये एंगल आता है इन दोनों के बीच का, उसका हाफ पर आपका रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सेकंड। तो सर हम लोग हॉरिजॉन्टल ये वाले प्रोजेक्टाइल में भी लगा सकते हैं क्या कांसेप्ट, ऐसे वाले में। मैंने कहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये कहां लैंड करेगा आपको पता है क्या। अगर मान लो आपको ये बात पता है कि भाई ये इधर ही लैंड करेगा, तो ये लाइन खींचो, ग्रेविटी आपकी ये थी, ग्रेविटी का अपोजिट और ये सरफेस, ध्यान सुनना, ग्रेविटी का अपोजिट और ये सरफेस को करोगे ये एंगल आएगा, इसके आधे पर फेंकोगे रेंज मैक्सिमम आएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल जब होता है, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल होता है, ये जाकर के एक्जैक्टली किस पॉइंट पर गिरेगा, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग नहीं पता हमें, नहीं तो हम ये सरफेस बना पाते। अब ये कहीं पर भी हमारे पास गिर सकता है, तो हमें सरफेस का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता। ठीक है, तो हम इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर लगा सकते हैं, कैसे कर देखना। मान लीजिए ये हमारा इंक्लाइन है, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने बॉल को ऐसे फेंका है, दिस इज योर एंगल अल्फा, हम ऐसे कौन से एंगल थीटा पर फेंके कि ये रेंज इसका मैक्सिमम हो। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पता है, जहां पर भी गिरेगा, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग तो हमें भी नहीं पता ना, यहां गिरेगा कहां गिरेगा। मैंने कहा भाई अगर मान ले यहां गिरता तब भी यही लाइन होती, राइट, यहां गिर रहा है तब भी यही लाइन होगी, यहां गिर रहा है तब भी यही लाइन होगी। जब तुम हाइट पर से फेंक रहे हो, ध्यान सुनना, यहां गिरेगा तो ये लाइन हो जाएगी, यहां गिरेगा तो ये लाइन हो जाएगी, यहां गिरेगा ऐसे जाकर गिरेगा तो ये लाइन हो जाएगी, तो हमें ये नहीं पता है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में ये कांसेप्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो करना कैसे था सर, ग्रेविटी बनाते सबसे पहले। मैंने कहा तो सर ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन खींच दो। मैंने कहा ये लो, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, इनके बीच का एंगल जो भी है उसको देखो, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, इनके बीच का जो भी आपका एंगल है वो कितना होगा बेटा, ये वाला आपका एंगल कितना होगा, ये एंगल जरा देखना। सर अगर हम लोग यहां पर नोटिस करें, ठीक है, ये अगर अल्फा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये अल्फा घटा दूंगा तो 90 माइनस अल्फा, ये हमारे पास क्या आएगा 90 माइनस अल्फा, बिल्कुल इसके बीच में फेंक दो, आंसर है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपसे पूछा गया था कि कितने एंगल पर फेंके, तो थीटा की वैल्यू आएगी, तो ये अल्फा है बेटा, तो अल्फा घटा दूंगा तो ये एंगल कितना बचा सर 90 माइनस अल्फा बचा, उसका आधे पर फेंक दो, तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 माइनस अल्फा बाय 2, ये आपका आंसर है। ठीक है,
डाउन दी इंक्लाइन वाले में आप लोग कर लीजिएगा, सेम अप्रोच रहेगा हमारे पास। ये रहा आपका इंक्लाइन, ये रहा आपका इंक्लाइन। अब उन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर इसको कैसे कितने एंगल पर फेंकें कि ये जाकर के हमारे पास मैक्सिमम रेंज पर गिरे। ठीक है, तो क्या करते थे सर, ग्रेविटी की बिल्कुल अपोजिट लाइन खींचते थे। ये है ग्रेविटी की बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ग्रेविटी कहां होगी सर, ग्रेविटी होगी नीचे, बिल्कुल अपोजिट लाइन खींच दो। और हमें पता है कि सर ये अगर प्रोजेक्टाइल जाकर यहां गिरेगा तब भी यही वाली लाइन खींचूंगा, ये यहां जाके गिरेगा तब भी यही वाली लाइन खींचूंगा, ये यहां जाके गिरेगा तब भी यही वाली लाइन, हमें वो सरफेस बेसिकली पता है। तो कौन सा हमें चाहिए होता है सर, एक ये वाली लाइन और एक ये सरफेस वाली लाइन, इनके बीच का जो भी एंगल है ये एंगल ढूंढ लो सर, ये कितना एंगल है। मैंने कहा यार अगर ये अगर अल्फा है, दिस इज 90 माइनस अल्फा, राइट, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, 180 माइनस ऑफ 90 माइनस अल्फा, दैट इज 90 प्लस अल्फा। बिल्कुल इसके बीच में फेंक दो सर, ये वाला जो एंगल होगा दैट इज 90 प्लस अल्फा बाय 2 पर फेंक दो, आपका ये सबसे दूर जाकर के गिरेगा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 90 प्लस अल्फा बाय 2, तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 45 प्लस अल्फा बाय 2 डन। तो ये जो कांसेप्ट है आपका सिर्फ इन्हीं पर ही एप्लीकेबल है। छत से ऊपर फेंकोगे तो आपको पॉइंट नहीं पता कहां गिरेगा, तो सरफेस नहीं पता हमें, क्लियर। तो एंगल किस एंगल पर हम लोग मैक्सिमम रेंज, अब आपको एंगल ऑफ इंक्लाइन दे देंगे, बोलिए कितने एंगल पर फेंके, तो 45 माइनस अल्फा बाय 2 पर फेंकोगे तो सबसे दूर जाएगा, 45 प्लस अल्फा बाय 2 पर फेंकोगे तो सबसे है। ठीक है, हम क्यों अपने ऑब्जर्वर की अचानक से बात करने लग रहे हैं, ठीक है, हमारा बेनिफिट क्या है इस चीज को पढ़ने का, बेनिफिट सीधे यही है, अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में दो या क्वेश्चन में टू और मोर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनमें से एक को ऑब्जर्वर बना लो, उनमें से, ठीक है, उनमें से एक को ऑब्जर्वर बना लो। कैसे बनाते हैं बताऊंगा, एक को ऑब्जर्वर बना लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो कैलकुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, आसान हो जाएगी। मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ऑल द रिलेटिव लॉस भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन एग्जांपल लेते हैं और फिर ऑब्जर्वर बनाते कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू मेक ऑब्जर्वर, हाउ टू मेक एनी बॉडी एन ऑब्जर्वर, किसी भी बॉडी को आप ऑब्जर्वर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये बात पता लगे, ठीक है, जिससे आपको ये बात पता लगे कि हाँ यार एडवांटेज तो है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से एक बॉडी है ए, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, और एक बॉडी है बी, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। कोई अभी एक्सेलरेशन मैंने नहीं दे रखा, ध्यान सुनना, मैंने अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, और इनके बीच का जो गैप था, इनके बीच का जो गैप है दैट इज 90 मीटर्स, पहले से 90 मीटर्स का इनके बीच का गैप है। अब आपसे सवाल पूछा गया, टाइम व्हेन दे मीट ईच अदर, कोलाइड कह सकते हैं, टाइम व्हेन दे मीट स्लैश कोलाइड स्लैश कैच, ये सारी चीजें की है, कैच ईच अदर। ठीक है, अब ये सवाल है, तो आप क्या करोगे भाई, सर देखो पहले हमारे पास जो पीछे वाला बंदा है वो तेज चल रहा है, आगे वाला बंदा धीरे चल रहा है, तो अगर मान लो सर मैं साइकिल चला रहा हूं 10 की स्पीड से, पीछे से कार आ रही है स्पीड से, तो नो डाउट जो भी हमारे गैप है 90 मीटर का गैप है वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं धीरे चल रहा हूं, ये तेज चल रहा है, तो गैप धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और हम कोलाइड कर जाएंगे, या फिर वो मेरे को वो मेरे साथ मीट कर जाएगा या कैच कर लेगा। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देखे, ध्यान सुनना, अगर कोई बोले कि यार ग्राउंड से कोई बंदा देखे, उसको क्या दिखाई देगा, ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा कि भाई देखो जब भी एक दूसरे को मीट करेंगे, ध्यान से देखना, ये पहले यहां पर था, ठीक है, ये पहले यहां पर था, ये पहले यहां पर था, ये पहले यहां पर था, कुछ आगे चल के मीट करते, मान लिया कि यहां पर बी पॉइंट पहुंच गया, तो टी टाइम में मान लेते टी 0 पर ये कंडीशन थी, तो टी टाइम में ये कितना चलेगा सर, ये वाला लेंथ आगे चल चुका होगा 10t। सर ये कैसे निकाला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ए वाला भी यहां पर हमारे पास पहुंच गया है, ए वाला भी यहां पर हमारे पास पहुंच गया है, इसने कितना चला होगा टी टाइम में सर, दैट इज 20t, और इनके बीच का गैप कितना था 90। तो ये ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा जब भी ये मीट करेंगे तो 20t किसके बराबर होगा सर, 20t होगा 90 प्लस 10t के बराबर। यस और तो सर 10t इज इक्वल टू 90, तो ये बोलेगा 9 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को कैच करेंगे। तो आपने इसका भी मोशन देखा, इसका भी मोशन देखा और कहा कि दोनों सेम पोजीशन पर है, तो इसने जितना भी चला 20t, इसने जितना भी चला 10t प्लस 90 के बराबर होगा, तो सेम पोजीशन पर होंगे, कोलाइड कह दो, कैच कह दो, मीट कह दो, जो भी। ये था ग्राउंड फ्रेम। अब इसी सवाल को जरा देखना, हम लोग अपना इनके बीच का जो गैप है दैट इज 90 मीटर्स। अब आप किसी को भी ऑब्जर्वर, दो पार्टिकल चल रहे हैं, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो दोनों का मोशन मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं किसी को भी ऑब्जर्वर बनाऊं, ऑब्जर्वर क्या होता था जरा ध्यान सुनना, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है, तो उसको रेस्ट पर ले आओ, कैसे ले आएंगे, कैसे ले आएंगे सर, एक काम करिए, अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बनाऊं, ठीक है, बी को ऑब्जर्वर बनाऊं, तो इसकी वेलोसिटी जो भी है ना भाई, जरा ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, तो इसके पास था 10 मीटर पर सेकंड इधर, ठीक है, और ए वाला यहां जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड इधर। जिसको भी आपको रोकना है या ऑब्जर्वर बनाना है, उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके दोनों को दे दो, इसको भी 10 दे दो, इसको भी 10 दे दो। क्यों सर, उससे क्या होगा, मैंने कहा जरा अब देखना कि अब क्या हो जाएगा। जैसे आपने जो भी ऑब्जर्वर होता है, जरा ध्यान सुनना कि हम लोग उसको ऑब्जर्वर कैसे बना रहे हैं, उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके सबको दे दो। उससे फायदा क्या होगा इस सवाल में, अब ये जो बी है ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, बी हो गया रेस्ट पर, अब ये रुक गया, राइट। ए वाला यहां पर है 20, यहां पे है 10, तो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। बी वाले को ये लगेगा कि ए वाला उसकी तरफ कितनी तेजी से आ रहा है, 10 से आ रहा है, और गैप कितना था 90 मीटर का गैप था। जब ये यहां से चलते यहां तक आ जाएगा तो कैच कर लेगा। तो बी अगर हमारा ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या करना है, उसको ये कहना है कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ है नहीं। तो अगर मैं देखूं टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 90 डिवाइड बाय स्पीड 10, 9 सेकंड्स। तो 9 सेकंड्स हमारे को बी ने बोला कि भाई 9 सेकंड्स बाद ये मेरे को पकड़ लेगा। दोनों का आंसर सेम है, लेकिन अगर आप देखें वहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक पार्टिकल का मोशन देखा, यहां पर इसका भी मोशन देखेंगे, इसका भी, ये ऐसे जाकर के कैच करेंगे, ये यहां से यहां चलेगा, ये तब तक इसको कैच कर लेगा। तो दोनों का मोशन देख रहे हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का नेगेटिव करके सबको दे दो, नेगेटिव करके सबको दे दो, सबको देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ उसी को देंगे, नहीं, वेलोसिटी का भी नेगेटिव। पहली बात कि क्या करना है, हमारे जिसको ऑब्जर्वर बनाना है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का नेगेटिव करके सबको देना है। अगर आपने कर दिया तब जाकर के वो हमेशा ऑब्जर्वर रहेगा। सर एक्सेलरेशन की बात क्यों कर रहे हो, जैसे मान लो ये क्या, इसको भी दिया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 0, लेकिन अगर इसके पास एक्सेलरेशन होती है, अगर मान लो इस सवाल में एक्सेलरेशन भी होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो भाई तुम्हारी वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी बची हुई है इसके पास। v = u + at। सोचो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जर्वर चलने लग जाएगा, तो ऑब्जर्वर रुका कैसे? तो हमें उसके ऑब्जर्वर के पास ना ही एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ना ही वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी का भी नेगेटिव करके सबको दे दो और एक्सेलरेशन का भी नेगेटिव करके सबको दे दो। अब थ्योरी क्या कहती है हमारे पास, VAB, इसका मतलब समझना, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। और अगर आपको कहीं पर भी ये मिले VBA, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। नोटिस करिएगा बेटा, जब आप विद रिस्पेक्ट टू A की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर कौन है सर? ऑब्जर्वर B है और यहां ऑब्जर्वर A है। दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को हम बनाते कैसे थे बेटा? सर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हम कैसे निकालते हैं? सर जो भी A की वेलोसिटी है उसमें B की वेलोसिटी का नेगेटिव करके जब हम जोड़ देते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है। ध्यान से देखिए, जो भी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ A था उसमें B की वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको भी दोगे तो रुक जाएगा, इसको भी दोगे तो पता लग जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। A 10 से नहीं चल रहा है, A 20 से चल रहा है, लेकिन B को क्या लगेगा कि A उसकी तरफ आ रहा है 10 से, राइट? तो हमारा बेसिकली देखा जाए तो ये तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही है, VA माइनस VB वेक्टर करना होता है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। और याद रखना कि ये हमारे पास वेक्टर्स है, ऑलवेज यूज I कैप J कैप, ऑलवेज यूज I कैप J कैप, कभी भी दिक्कत नहीं आती है फिर, ठीक है? अगर इसी प्रकार से हमें वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है, तो सर B की वेलोसिटी में A की वेलोसिटी का नेगेटिव करके जब आप जोड़ोगे तो A ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट VB माइनस VA, ठीक है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो कांसेप्ट बहुत सिंपल है, याद रखना ये कौन सी वेलोसिटीज है? ग्राउंड के हिसाब से, जो इनकी एक्चुअल जमीन पर चलने वाली वेलोसिटीज थी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास बेसिकली होती है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अगर आप निकालना चाहे तो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, हमेशा I कैप J कैप में लिखना। एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अगर ऑब्जर्वर A बनाना है तो एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A करेंगे, ऑलवेज इन I कैप J कैप, ऑलवेज इन I कैप J कैप, ठीक है? तो अब कई बच्चों को ये बात विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें रखना है, बस चुपचाप I कैप J कैप में डाल दो। VA कितना है सर? 10 I कैप, माइनस ये कितना है सर? 6 I कैप, तो सर आंसर है 4 I कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप देखें हमने किसको ऑब्जर्वर बनाया? B को, तो अब B रुक जाएगा, B अब रुक जाएगा, उसको दिखेगा कि A उसकी तरफ आ रहा है कितने से? 4 की स्पीड से, ये अब दिखाई देगा। तो ये इसका मतलब है बेटा, ये इसका मतलब है, ठीक है? अब इनके बीच का गैप आप दे देंगे, कितने टाइम पे कोलाइड करेंगे, ये कैच करेंगे, सब हो जाएगा। तो पहले किसी को भी ऑब्जर्वर बनाना हो तो क्या करना है? VAB, B को ऑब्जर्वर बनाना है तो VAB निकाला, VA माइनस VB। मैं कहता हूं हमेशा I कैप J कैप में जाओ, कोई लोड ही नहीं आता। सर अब तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है? हमें वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है, हां जी, तो VA माइनस VB करना है, हां जी। वेलोसिटी ऑफ A कितना था बेटा? सर वेलोसिटी ऑफ A इज माइनस 10 I कैप, साइन के साथ रखना, माइनस वेलोसिटी ऑफ B इज 6 I कैप, सर आंसर आ रहा है माइनस 16 I कैप। इसका मतलब क्या है कि जब B ऑब्जर्वर बनेगा उसको दिखेगा कि A इस डायरेक्शन में 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऐसे जा रहा है, ये अगर हमारे पास ऑब्जर्वर है, रेस्ट पर है, तो उसको लगेगा कि A इस डायरेक्शन में 16 की स्पीड से जा रहा है। खत्म। अगला सवाल हमारे पास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब A को ऑब्जर्वर बनाना है, मैं काम कर रहा हूं, ये डायरेक्शन अगर आपको नहीं दिख रही है तो एरो में बना देता हूं। ये हमारे पास समथिंग लाइक दिस है, ठीक है? ये हमारे पास समथिंग लाइक दिस है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है? और ये भी हमारे पास 30 डिग्री मान लेते हैं। चलिए भाई करिए। सर अब हमें एक और वो करना है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है, मैंने कहा राइट, तो दैट इज VB माइनस VA कर ले, मैंने कहा बिल्कुल कर लो। तो सर वेलोसिटी ऑफ B हमारे पास कितना है? माइनस 4 J कैप, और A का सर वेलोसिटी है 3 I कैप। तो सर ये तो बड़ा अजीब सा है, माइनस 3 I कैप माइनस 4 J कैप, मैंने कहा अजीब सा क्या है बे? अब अगर आपका A रुक गया, जरा नोटिस करना ये क्या बता रहा है, अगर हमारा A रुक गया है, A अगर ऑब्जर्वर है, उसको B कैसे जाते हुए दिखाई देगा? सर इस डायरेक्शन में 3 और इस डायरेक्शन में 4, ऐसे कहीं ना कहीं हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 5, ये 5 की स्पीड से जाते हुए दिखाई दे रहा होगा, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। खत्म, क्या दिक्कत है इसमें? सर अब इसको कैसे करें? मैंने कहा हमें वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A चाहिए, दैट इज सर VB माइनस VA करना पड़ेगा। अब कैसे करें सर? 4 4 भाई वैल्यू नहीं, वेक्टर्स है, तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो 4 cos 30 आपका यहां आएगा, तो ये आएगा 2√3, और 4 sin 30 आपका यहां आएगा, दैट इज 2, ठीक है? इसको रिजॉल्व करेंगे, यहां आएगा बेटा 4 cos 30 दैट इज 2√3, एंड दिस इज 4 sin 30 दैट इज अगेन 2। चुपचाप कुछ नहीं करना होता, बस साइन के साथ रख दो। VB हमारे पास क्या होगा सर? 2√3 I कैप माइनस 2 J कैप, ये VB आ गया, माइनस VA सर 2√3 I कैप प्लस 2 J कैप आ गया। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A आपको क्या दिखाई देगा? सर ये और ये कट जाएगा, हमारे पास माइनस 4 J कैप आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर A रुक गया, अगर A ऑब्जर्वर बना, मतलब ये रुक गया, तो इसको B की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही होगी? ये जा रहा है नीचे 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, B इसको y डायरेक्शन में नीचे जाते हुए दिखाई देगा। ये है सवाल, ठीक है? अगला सवाल हमारे लिए मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, अगर आप पॉज करें, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ A है 10 J कैप, 0 I कैप एंड 10 J कैप। वेलोसिटी ऑफ B क्या है बेटा? सर वेलोसिटी ऑफ B है 10 I कैप 0 J कैप। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ C क्या है बेटा? सर 0 I कैप माइनस 10 J कैप। वेलोसिटी ऑफ D क्या है बेटा? सर वेलोसिटी ऑफ D इज माइनस 10 I कैप प्लस 0 J कैप। अब हमें क्या क्या निकालना था? सर A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू D दैट इज VA, लिख देता हूं VA माइनस VD, बस चुपचाप रख दो भाई। तो सर 10 J कैप माइनस 10 ऐसे, माइनस ये वाला है और माइनस 10 I कैप, तो सर दिस इज 10 I कैप प्लस 10 J कैप। खत्म, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू D। अगर तुम्हें चाहिए वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू D दैट इज VB माइनस VD, तो वेलोसिटी ऑफ B कितना होगा भाई? सर 10 I कैप माइनस D की वेलोसिटी सर माइनस 10 J कैप, तो सर ये आ रहा है 20 ये 10 I कैप, ठीक है? तो 20 I कैप आ रहा है सर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू D। खत्म, ये आ गया हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालेंगे, मैंने कहा अच्छा सर दिस इज VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। मैंने कहा VA कितना है बेटा? सर VA है सर 3 I कैप माइनस VB है सर 5 I कैप, तो सर माइनस 2 I कैप आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, हो गया सर। अरे पागल इंसान, जो बच्चा ये कर रहा है उसको क्या दिखा कि B की इनिशियल वेलोसिटी, B की वेलोसिटी तो तुमने 0 कर दी, B की वेलोसिटी तो तुमने 0 कर दी, तुम्हें दिख रहा है कि A इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसके पास तो अभी एक्सेलरेशन बची हुई है ना भाई। एक रुकी बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन हुआ तो क्या वो चलने लगेगा? हाँ जी सर, हमेशा थोड़ा रुका रहेगा, ऑब्जर्वर तो हमेशा रेस्ट पर होना चाहिए, राइट? तो अब दूसरी चीज एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सेलरेशन भी निकालिए, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। तो एक्सेलरेशन ऑफ A कितना था सर? 2 I कैप
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी है माइनस आई कैप। सर आंसर आ रहा है 3 आई कैप। दैट मींस जब ये बी वाला अब हमेशा रुका रहेगा, ऑलवेज एट रेस्ट, जब बी वाला हमेशा रुका रहेगा, उसको ए के बारे में क्या दिखाई देगा कि जा इधर रहा है और उस समय इसके पास एक्सेलरेशन है इधर, ठीक है, उसके पास एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बी वाले को पता है क्या लगेगा, जरा नोटिस करना, ऐसे सवाल बनेंगे आगे चल के। इसमें आपसे पूछेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच का क्या होगा। बी वाला तो रुक गया है, बी वाला तो रुक गया है। बी वाले ने क्या देखा ए के बारे में, सर उसने देखा कि ए वाला जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन है इधर। तो ये ए वाला जो है हमारे पास पहले जाएगा 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 जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन होगा, सर जा करके कहीं ना कहीं रुकेगा। अगर एक्सेलरेशन लगती रही तो फिर ये आएगा 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 इसकी तरफ आते 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 ये होगा, तो कैच करेगा। तो याद रखना कि इसका मोशन बी वाले को क्या दिखेगा, पहले गया रुका और फिर इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो बी वाले से पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज योर मैक्सिमम डिस्टेंस। आगे चल के सवाल कराऊंगा, लेकिन थॉट प्रोसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है हमारे पास, ये भी जी में ही चल रहा है। तो मान लेते हैं कोलिजन हुआ है टी टाइम में, u = 0 तक इसने कितना चला है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। जरा देखना सर, पहले वाली की बात करें, s = ut + ½ t² लगा दूं, मैंने लगा दूं। तो सर -x1 = हमारे पास u तो 0 है, -½ gt² आएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई सर ½ gt², मैंने कहा राइट। सर ये कितना जाएगा, तो s = ut + ½ t² लगा दूं, राइट। सर इसका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, वैल्यू आएगी सर दिस इज 30t - 5t², ठीक है। यहाँ पे g की वैल्यू रख देता हूं, तो माइनस ये 5t² आ जाएगा, ठीक है। g की वैल्यू रख दिया गधे, कुछ बच्चे हैं ना बाद में कमेंट करते हैं यार यहाँ पे 5 कैसे आया, अब क्या बताया तुम्हें कैसे आया। जब भी ये कोलाइड करेंगे तो क्या कंडीशन होती है सर, जितना जितना इसने चला जितना इसने चला, दोनों का सम 60 होना चाहिए। मतलब x1 + x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। तो सर 5t² + 30t - 5t² दैट शुड बी इक्वल टू 60 शुम शुम। सर 30t = 60, सर t की वैल्यू आ गई 2, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप देखें ये किसने बात करी, सर ये इस बंदे ने बात करी जिसने दोनों के मोशन को देखा। मेरे वर्ड को सुन, दोनों के मोशन को देखा, इसने देखा ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी, दोनों के मोशन को कंसीडर करके सॉल्व किया, राइट। अब हमें पता है ऑब्जर्वर तो कोई भी हो सकता है, टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा किसी के लिए, है ना। ऑब्जर्वर तो कोई भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में आया ये काम करते हैं, इनमें से एक को ऑब्जर्वर बना लेते हैं, मेथड नंबर 2, ठीक है। किसी एक को ऑब्जर्वर बना लेते हैं, मैं ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं, और इसकी भी एक्सेलरेशन है सर -10, राइट। मान लो आप कोई बंदा बोले मेथड नंबर 2, सर मैं बी को ऑब्जर्वर बनाना चाहता हूं, बना लो। कैसे बनाते हैं, सर बी को ऑब्जर्वर बनाने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा पहले, दैट इज va - vb। चुपचाप आई कैप जे कैप में डाल दूंगा, सर दिस इज 30 जे कैप -0, इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सर 30 जे कैप आया, बिल्कुल। एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, सर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कर दूंगा। मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है सर -10 जे कैप माइनस ऑफ -10 जे कैप, सर एक्सेलरेशन है 0, हो गया सवाल। अब देखो, अब जरा यहां पर नोटिस करो, बी वाले को क्या लगेगा, ये जो बी है अब ये रुक गया है, हाँ, इसको ये लगेगा कि ए वाला इसकी तरफ कितने से आ रहा है, ए वाला आ रहा है 30 जे कैप से, ऐसे आ रहा है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी अब खत्म हो गया भाई। कोई बच्चे कहते हैं सर ग्रेविटी क्यों नहीं लिया, अबे लिया था, अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से का सवाल बन गया। अब एक्सेलरेशन है ही नहीं भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दे, तो टाइम निकालना था तो डिस्टेंस कितना चलना है 60/30, सर 2 सेकंड आंसर होना चाहिए, लो हो गया सवाल। तो अब आपका मोशन अंडर ग्रेविटी से बच गए। अगर मान लो आपने बी वाले को ही क्यों रोका, ए वाले को क्यों नहीं रोका, मैंने निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सर दैट इज vb - va कर ले, मैंने कहा हां जी। सर दिस इज 0 माइनस ऑफ 30 जे कैप, सर दिस इज -30 जे कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन का सवाल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल ले, तो सर दिस इज ab - aa, मैंने कहा हां जी। तो सर -10 जे कैप माइनस ऑफ -10 जे कैप, सर ये तो 0 आ गया, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, राइट। सवाल क्या कन्वर्ट हुआ, सवाल अब ये कन्वर्ट हो गया कि अगर ए अपने आप को रेस्ट पर माने तो उसको क्या लग रहा है कि बी वाला कितने से आ रहा है, सर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इधर आ रहा है 30 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी का सवाल है। हाँ, कितना मीटर चलने के बाद ये इसके पास पहुंच जाएगा, सर 60 मीटर चलने के बाद, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 2 सेकंड। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहते हो, तुम यहां से जाओ ग्राउंड से जाओ, दैट इज अप टू यू, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। स्पीड से जा रहा है, ठीक है। आपने इस पर से कोई चीज ड्रॉप करी, तो ड्रॉप मतलब u0 नहीं होता है, ड्रॉप/रिलीज। कई बच्चे स्कूल में सीख लेते हैं u0 होता है, रॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये होता है भाई, या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, दैट इज 0। मतलब बॉल की वेलोसिटी इंसान के लिए, अगर मैं चलते चलते इसको कूद, जैसे किताब वाला कह रहा था कूदते कूदते छोड़ दूंगा, तो अगर मैं 50 से कूद रहा था, बॉल भी 50 से थी, तो मेरे लिए वो रेस्ट पर है, ठीक है। तो ग्राउंड वाले बंदे को क्या दिखाई देगा, सर ग्राउंड वाले बंदे को दिखेगा कि ये भी 50 से ही जा रहा था, ठीक है। अब पढ़ो, a particle is dropped from some height, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, its initial velocity will be 0 with respect to the frame from which it is released, true। जो गिरा रहा है उसके लिए u0 होगा, ग्राउंड वाले के लिए नहीं। An observer in a uniformly moving frame in horizontal direction will observe the motion of the above body as a parabolic। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, जैसे मान लो हमारे लिए, ठीक है, मान लो आपने कोई एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, एक ऑब्जर्वर हमारे पास है, तुम्हें है कि सर चलते हुए ड्रॉप कर दे, तो मैंने कहा लो ये जा रहा था 50 की स्पीड से, यहां से देखना, तो कोई भी चीज ड्रॉप करेगा तो क्या इसके पास 50 होएगा, हां जी, यस, क्योंकि इसके लिए ये रेस्ट पर है। अब इन्होंने क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर इन अ यूनिफॉर्मली मतलब उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी एज अ पैराबोलिक। मान लीजिए कि अब हमारे पास इस डायरेक्शन में कोई एक व्यक्ति चल रहा है, सपोज 50 से, तो कोई भी डेटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसको ये बॉल कैसे दिखाई देगी, हटाओ इसको। तो सर अगर हम लोग देखें वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू p, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है सर 50 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना है माइनस ये 50 आई कैप, तो सर माइनस 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। मतलब उसको ये देखिए, इस बंदे को ये दिखेगा कि इधर भी स्पीड थी 50, रिजल्टेंट है हमारे पास 50 √2। इस बंदे को क्या दिखाई देगा कि बॉल ऐसे जा रही है,
तो सर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मैंने कहा भाई एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल है -10 ग्रेविटी माइनस जी जे कैप माइनस पर्सन तो यूनिफॉर्म था 0। इस बंदे को ये दिखाई देगा कि भाई ये बॉल 50 √2 से इधर जा रही है और ग्रेविटी है नीचे, तो क्या तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कहेगा कि ये बॉल ऐसे जा करके, ये बॉल ऐसे जाकर के गिरेगी। ये पैराबोलिक मोशन, ये छत पर से जाकर के, छत पर से तुमने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया ग्रेविटी में, तो क्या होता था सर, ये जाकर के ऐसे गिरती थी। मैंने कहा तो पैराबोलिक, तो पैराबोलिक सही तो बोल रहा है। एन ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी एज पैराबोलिक, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अ मैन इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या है कि उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव, जिसको भी आपको ऑब्जर्वर बनाना है उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके सबको दे दीजिए और उसकी एक्सेलरेशन का भी नेगेटिव करके सबको दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी, इनके बीच में 60 मीटर गैप है, ये 20 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो बताना है कि हमारे पास कितने टाइम के बाद ये रुकेगा। तो मैंने कहा यार किसी एक को रोक लेते हैं। अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना लूं, ध्यान देखना, अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना लूं, एक्सेलरेशन तो है नहीं, दोनों में से किसी का नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं देखूं तो दिस इज नथिंग बट वीए माइनस वीबी, है ना। तो वीए कितना है सर, 20 आई कैप माइनस 5 आई कैप, तो सर 15 आई कैप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बी को देखेंगे, ठीक है, कि बी अब ऑब्जर्वर बन जाए, बी अब रुक गया, बी हमारे पास अब रेस्ट पर है या फिर ये अब ऑब्जर्वर है, इसको ये दिखेगा कि ए इसकी तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से, पॉजिटिव आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितनी दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। तो जैसे ही बेटा आप दिमाग लगाएं कि भाई जैसे ही ये ए, क्योंकि अब ये तो फिक्स हो गया, हाँ, ये चलते 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 यहां तक पहुंचेगा तो टाइम आ जाएगा, है ना, कैच कर लेगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। तो हमारे पास स्पीड है 15, डिस्टेंस है हमारे पास 60 बटे टी, तो टी की बात करेंगे तो 60/15, तो 4 सेकंड्स हमारा आंसर आ गया। खत्म, 4 सेकंड्स में ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास, अब ये रेस्ट पर है, ये 5 मीटर पर सेकंड, वन पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, अब इसमें एक के पास एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं कि ये p = 0 पर आपको कहानी दे रखी है, दिस इज a दिस इज b। अब आपको किसी को भी रेस्ट पर लेना है, तो मैं जैसे मान लो कि ये 5 से चल रहा है, तो मैं इसको रोक लेता हूं, तो फिर ये इसकी तरफ आ जाएगा, तो b को ऑब्जर्वर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब सवाल में एक्सेलरेशन दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालेंगे बेटा, सर दैट इज ua वेक्टर माइनस ub वेक्टर। मैंने कहा ua वेक्टर कितना, इनिशियल माइनस और 0 और ये है 5 आई कैप, तो आंसर आएगा बेटा -5 आई कैप। अब एक्सेलरेशन में निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ a कितना है सर, +2 आई कैप, और इसका तो सर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो +2 आई कैप। अब सवाल को जरा दोबारा ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ठीक है, जैसे आप सवाल को दोबारा ट्रांसफर करेंगे कि अब b को हम लोगों ने क्या बना लिया, ऑब्जर्वर, ये हो गया हमारे पास फिक्स, ये हो गया हमारे पास फिक्स। तो a कैसे दिखाई दे रहा है सर, इसको a दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी है -5, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और इसके पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर ये तो जा इधर रहा है, कैच कैसे करेगा, कई बच्चों को ये दो कौड़ी का डाउट आता है। बेटा इसकी वेलोसिटी है इधर लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन होगा, ये बॉडी जाते 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 एक बार रुकेगी, ठीक है, एक बार हमारे पास रुकेगी, फिर डायरेक्शन पलट करके इसके पास आ जाएगी, तो टाइम आ जाएगा। और इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा फिर जाकर के खत्म हो जाएगा। तो पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, टाइम एट विच दे कैच ईच अदर, टाइम एट विच दे कैच ईच अदर, कितने समय के बाद एक दूसरे को कैच करेंगे, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, s = ut + ½ square। सर इस बार आप स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इस बार एक्सेलरेटेड सवाल है। ये ऑब्जर्वर हो गया बेटा हमारे पास, ये कह रहा है कि ये इसको कैच कब कर पाएगा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, +30 का आपका डिस्प्लेसमेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है बेटा, साइन के साथ रखना, इनिशियल वेलोसिटी इज -5 * t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 * t का स्क्वायर, तो ये चला गया, तो ये बन जाएगा t², ठीक है, हमारे पास -5t - 30 दैट इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है हमारे पास, ये t² -5t - 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे बेटा, माइनस b आएगा 5 प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा, b² -4 * a * हमारे पास c डिवाइडेड बाय 2 * a, ये कर लेंगे। तो अगर आप देखिए 120 + 25 तो 145 हो गया, 12 मान सकता हूं मैं, तो टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 + 12, ठीक है, 5 + 12 बटे 2 आपका याद है, तो 17/2 हमारे पास 8.5 के आसपास आप अपना टाइम मान सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आपसे ये भी पूछ सकते थे, टाइम एट विच देयर इज मैक्सिमम डिस्टेंस, टाइम एट विच डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इज मैक्सिमम बिटवीन देम, कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अब जब देखना ये बॉडी यहां से जाकर के एक बार रुकेगी बेटा, फिर रुकेगी, फिर पलट करके इसकी तरफ आएगी, तो जब ये जा करके एक बार रुकेगी यहां पर, तब इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, तो v = u + 8 लगा दे, हां जी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी -5, एक्सेलरेशन इज +2 * t, तो टाइम की वैल्यू आ गई बेटा 5/2, 2.5 सेकंड पर ऐसा होगा। आपसे एक और सवाल पूछ सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, मैंने कहा पहले तो 30 था ही, हां जी, और सर यहां से लेकर के यहां तक जितना भी चलेगा, यहां से लेकर के यहां तक ये जितना भी चलेगा वो निकालना है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा दे, u²/2a, 1D में सिखाया हुआ है बेटा, प्लीज इसको यूज करिए, 30 + u है 5 * 5 डिवाइड बाय 2 * 2, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस भी आ गया, तो एक ही सवाल से आप मल्टीपल सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल, अब दोनों ही हमारे पास एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं इधर जा रहा है, ये मान लेते हैं हमारे पास इधर जा रहा है, ठीक है, या कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, डायरेक्शन पलट लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास इधर जा रहा है बेटा, ये हमारे पास इधर जा रहा है, एक को मैं ए कह रहा हूं, एक को मैं बी कह रहा हूं, इनके बीच का 10 मीटर है, बताइए कि कितने समय के बाद ये एक दूसरे को कैच करेंगे। अब दोनों चीजों को चलाना ना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, तो एक काम करते हैं, बी को ऑब्जर्वर बना लो या ए को ऑब्जर्वर बना लो, सर अब तक आप बी को बना रहे थे, मैंने चलो ए को बना लो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लीजिए। सर इनिशियल क्यों कह रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाती है, राइट, तो सर दिस इज ub - ua कर ले, मैंने कहा बिल्कुल कर लो, तो ub कितना बेटा, सर दिस इज 20 आई कैप माइनस ua है सर 10 आई कैप, तो सर आंसर है 10 आई कैप, बिल्कुल। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना है -2 आई कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इज 4 आई कैप, सर -6 आई कैप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर आप a को अपना ऑब्जर्वर बना ले, ए अब हमारे पास रुक गया, इसको बी के बारे में क्या दिखाई दे रहा है, सर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू इज 10 आई कैप, ये इधर जा रहा है 10 से, ये दिखाई दे रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन है -6, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी रिटार्डेशन भी हो रही है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनके बीच का गैप था 10 मीटर। अब इन्होंने बोला कब ये कैच करेगा, अब कई बच्चों को डाउट आता है सर ये कैच क्यों करेगा, ये तो जा इधर रहा है, मैंने कहा अगर एक्सेलरेशन नहीं होती तो जाते ही रहता, कभी कैच नहीं करता, लेकिन ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या रिटार्डेशन होगी, हां, तो ये जा करके कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर पलट करके इसके पास आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है टाइम ऑफ कैच, टाइम टू कैच, तो मैं यहां पे लगाऊंगा s = ut + ½ at²,
राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए इसके लिए सर, -10 साइन के साथ रखना। इनिशियल वेलोसिटी है +10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -6 इंटू टी का स्क्वायर। क्या आप यहाँ से क्वाड्रेटिक से टाइम निकाल लेंगे? हाँ। दूसरा सवाल आपसे बन सकता है, क्योंकि पहले से इनके बीच का 10 मीटर का गैप, ये आगे जाकर के रुकेगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, टाइम ऑफ डी मैक्स, कब इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा? तो सर ये जब ये जाकर के आगे रुकेगा फिर ये वापस आएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो v = u + ct लगा ले सर, मैंने बिल्कुल लगा लो सर। 0 वेलोसिटी है 10 -6 इंटू टी, ये स्टॉपिंग, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम लगा, ये टाइम ऑफ कैच है tc और ये स्टॉपिंग का टाइम है, तो 10/6 5/3। अगर आपसे बोले कि इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, डी मैक्स क्या होगा, तो भाई पहले से तो 10 था ही, हाँ, और जब ये आगे जाकर के रुकेगा u² / 2 स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, तो 10 + 10 × 10 / 2 × 6 आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। यार देखिए हमारे पास घबराने वाली बात नहीं, ये इधर जा रहा है 10 से, ठीक है, ये b है। मान लेते हैं कि हम a को रोक लेते हैं, a को ऑब्जर्वर बना लेते हैं। तो सर अगर आप a को ऑब्जर्वर बनाना चाह रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकाल लीजिए। मैंने क्या आएगा सर, ub - ua करेंगे और साइन के साथ i कैप j कैप, ub है सर -20 i कैप माइनस ua है सर 10 i कैप, ठीक है सर, -30 i कैप आ रहा है, मैंने बिल्कुल। एक्सेलरेटेड सवाल है तो एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a भी निकाल लीजिए सर, दैट इज ab - aa। एक्सेलरेशन ऑफ b कितना है, -2 i कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ i कितना है, 4 i कैप, तो सर -6 i कैप। अब जरा देखिए सवाल कैसा बना, ठीक है, ये सवाल हमारे पास कैसा बना। अगर मैं a को रेस्ट पर ले आऊं, अगर मैं a को रेस्ट पर ले आऊं तो b के बारे में उसको क्या दिखाई दे रहा है सर, b की वेलोसिटी आ रही है -30, इस डायरेक्शन में 30 की मीटर पर सेकंड की स्पीड है, हाँ, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो इस समय भागता ही रहेगा इसकी तरफ, हाँ जी, और गैप था 90 मीटर। इन्होंने बोला कि बताओ भाई कितने टाइम पर ये कैच करेगा, टाइम टू कैच, तो घबराने वाली बात है ही। s = ut + ½ t² लगा दीजिए। डिस्प्लेसमेंट अगर देखना, इस वाले व्यक्ति के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, -90, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -30 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -6 इंटू टी का स्क्वायर। यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप टाइम बता सकते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग, ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ओवरटेकिंग ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड मतलब अभी तक अगर आप पुराने सारे सवालों में देखें तो वहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का खुद का साइज नहीं होता है, ठीक है। इस सवाल पर तो मैं आऊंगा, पहले कंसेप्ट को जरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक गाड़ी थी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर गाड़ी है, इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है या ट्रेन आप मान लीजिए, क्योंकि ट्रेन वाली प्रॉब्लम होती है, और ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है। कंसेप्ट को जरा समझना बहुत सिंपल है, बस एक बार सोचने वाली बात होती है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, मान लेते हैं इस लाइन पर चल रही है, और इसी प्रकार से एक और हमारे पास है ट्रेन इस तरीके से चल रही है। ये अगर हमारे पास रुकी हुई है, सपोज ये हमारे पास अगर रुकी हुई है, तो इस ट्रेन को कितना लेंथ चलना पड़ेगा, इनके बीच का गैप मैं आपको दे देता हूं, जैसे मान लीजिए ये और ये, ठीक है, ये और ये, दिस इज 400 मीटर्स, ये ट्रेन है 200 मीटर की, ध्यान सुनना, लेंथ चेंज कर देता हूं, ये ट्रेन है 200 मीटर की और ये ट्रेन है 600 मीटर्स की। सपोज इस ट्रेन को कितना लेंथ चलना पड़ेगा कि इसको ओवरटेक कर पाए। दोबारा सुनिए, हमारे पास ये तो रुकी हुई है, इस ट्रेन को हमारे पास कितना लेंथ चलना पड़ेगा कि ओवरटेक कर पाए। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सर ये रहा इसका टायर, मैंने कहा तो सर ये टायर जब से चलते 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 यहां तक आएगा तो 400 मीटर तो चलना ही है, मैंने कहा ठीक है, फिर उसके बाद चलते 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 बिल्कुल इसके बराबर हो जाए, ऐसे यहां तक पहुंच जाए सर, मैंने कहा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो सर ओवरटेकिंग होगी। मैंने कहा पागल है, ये वाली ट्रेन छोटी है, जरा देखना, ये अगर ये ट्रेन चलते 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 यहां तक आ गई, कितना लेंथ चली सर, यहां से स्टार्ट हुई थी यहां तक चली 400 मीटर चली, मैंने कहा ओवरटेकिंग हो गई नहीं। फिर ये वाली ट्रेन सर चलते 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 यहां तक आ गई सर, मैंने कहा ओवरटेकिंग हो गई। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ओवरटेकिंग मतलब पूरा क्रॉस कर जाना। तो इस ट्रेन ने कितना लेंथ चल लिया बेटा, जरा ध्यान से देखना सर, यहां से दो ये वाला लेंथ चला, इसने इस वाली ट्रेन ने यहां से ये वाला लेंथ चला 400, मैंने कहा फिर ये वाला लेंथ चला दैट इज 200, मैंने कहा लेकिन क्या ओवरटेकिंग हुई नहीं सर, इसको अभी अपना लेंथ और चलना पड़ेगा तब जाकर के ओवरटेकिंग होगी। मतलब ये यहां तक जब तक इसका टायर नहीं पहुंचेगा तब तक ओवरटेकिंग नहीं होगी, मतलब इसको 600 मीटर और चलना पड़ेगा अपना लेंथ और। इस पूरी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को चलने के लिए तो स्टार्टिंग यहां से हुई, किसी भी पॉइंट को ले लेना बेटा, कोई बच्चा बोले सर आप ये वाले पॉइंट को क्यों ले रहे हो, आप यहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक का लेंथ नापोगे वही आएगा, स्टार्टिंग यहां से हुई एंड यहां पर हुआ तब जाकर के ओवरटेकिंग हुई। तो लेंथ ओवरटेकिंग का क्या हुआ सर, इनके बीच का जो गैप था वो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 ये है इनके बीच का, इतना चलने के बाद ही ओवरटेकिंग होगा। तो देखा जाए तो इनके बीच का गैप था 400 प्लस 200 प्लस 600 सर 1200 मीटर चलने के बाद ही कहानी होगी, समझे, दिस इज द कांसेप्ट। अब एनसीईआरटी के सवाल पर आते हैं। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर, ये दो ट्रेन चल रही है एक दूसरे के साथ, मतलब पैरेलली चल रही है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आ 72 दोनों सेम स्पीड से। तो क्या कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर पाएगी सर, बिल्कुल नहीं। इनके बीच का जो भी गैप रहा, इनके बीच का जो भी ये गैप रहा सर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये भी ट्रेन 400 मीटर की, ये भी ट्रेन 400 मीटर की, दोनों 72 से जा रही है। ट्रेन स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली ट्रेन सोचती है कि भाई मैं ओवरटेक कर लेती हूं, तो ये इधर एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुई 1 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड बढ़ा रही है, तभी जाकर के गैप कम होना स्टार्ट होगा। तो एंड ओवरटेक्स इन 50 सेकंड, फाइंड सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स। पहले से इनके बीच का 50 सेकंड में पूरा ओवरटेक कर लिया, इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। मैंने कहा एक ट्रेन ये रही एक ये रही, अब दो चीजें चल रही हैं, दोनों चीजों में से किसी एक को रोक लो। अगर मैं इसको रोक लूंगा तो इसका मोशन दिखाई देगा, ये ज्यादा आसान है। तो जरा देखना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, मैं बी को ऑब्जर्वर बना रहा हूं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सर इसको कन्वर्ट कर ले, मैंने कोई फायदा नहीं है वैसे तो, 72 आई कैप माइनस 72 आई कैप, सर 0 आ रहा है ऑब्वियसली। इस वाली ट्रेन को पहले रुकी हुई दिखेगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सर दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ए कितना है सर +1 माई आई कैप, ठीक है ठीक है, हमारे पास -0 तो सर 1 ही आ रहा है +1, मैंने कहा राइट। मतलब अब जरा ये देखना हमारा सवाल क्या बना, हमारा सवाल क्या बना कि जो ये वाली ट्रेन थी ना बेटा, जो हमारे पास ये वाली ट्रेन थी जो अब हमारे पास रुक गई है, ठीक है, जो हमारे पास अब रुक गई है लाइक दिस, ये हो गई रेस्ट पर, हाँ जी सर, ये हो गई हमारे पास रेस्ट पर, राइट सर। और दूसरी वाली ट्रेन का जरा देखा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, किसी भी पॉइंट को ले लो, तो सर इस ट्रेन को सबसे पहले चलना पड़ेगा ये x जो इनके बीच का गैप था, फिर चलना पड़ेगा हमारे पास 400, फिर चलना पड़ेगा खुद से 400, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां से हमारे पास स्टार्ट करके ये पूरा जब तक ऐसे मैच नहीं हो जाता तब तक ओवरटेकिंग हम मानेंगे ही नहीं। ये स्टार्टिंग है और टी टाइम में जब ये यहां तक आ जाएगा इसका इंजन तो हमारे पास ओवरटेकिंग होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर लग गए 50 सेकंड, 50 सेकंड में हो गया, और पहले तो ऑब्जर्वर को लगा u 0 है और एक्सेलरेशन 1 है,
तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इनके बीच का गैप बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऑब्जर्वर कहेगा एक्सेलरेटेड सवाल है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जरा देखना वो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा, सर पॉजिटिव में चल रहा है x प्लस 800, इनिशियल वेलोसिटी थी इसके हिसाब से रुका हुआ हाफ इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम कितना लगा 50, तो x प्लस 800 दैट इज इक्वल टू हाफ या इक्वल टू हमारे पास 2500 बटे 2 1250, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 450। खत्म हो गया सवाल। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में भी आप रोक करके बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है, ये रहा कांसेप्ट। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, मैंने कहा कि भाई देखो किसी कोई भी दो पार्टिकल चल रहे हैं, किसी को भी आप रोकोगे तो फायदा आपको मिलेगा। अब जैसे ये सवाल है मोशन अंडर ग्रेविटी का, हम लोगों ने एक बॉल को जमीन से ऊपर फेंका है, ऐसे कोलिजन वाले सवाल बहुत आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, एक बॉल को आपने नीचे फेंका, मान लेते हैं इसको ए है, दिस इज बी। आपसे सवाल पूछा गया हमारे पास फाइंड टाइम, ठीक है, फाइंड टाइम एट विच दे कोलाइड, एट विच दे कोलाइड, कितने समय के बाद ये कोलाइड करेंगे। अब देखो ग्राउंड फ्रेम से करना हमें आता है, टी टाइम में ये कितना चलेगा, टी टाइम में ये कितना चलेगा, कर सकते हैं, बट दो चीजें चल रही हैं, क्यों ना मैं एक को रोक लूं। मान लेते हैं कि हम एक ऑब्जर्वर कर लें, अगर इसको रोकूंगा तो ये आएगा इसकी तरफ, तो अगर मेरा ए ऑब्जर्वर है और बेनिफिट भी आएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लीजिए। सर दिस इज ub माइनस ua करना पड़ेगा, i कैप j कैप में ub इज -10 i कैप, मैंने कहा माइनस ua इज 20 j कैप, सॉरी -10 j कैप माइनस इसकी ऐसा 20 j कैप, मैंने बिल्कुल -30 j कैप। ग्राउंड वाला बंदा होता तो ये भी ग्रेविटी में लेता, ये भी ग्रेविटी में लेता, इसके पास ग्राउंड वाले बंदे के हिसाब से इसके पास कितनी एक्सेलरेशन है सर -10, और इसके पास कितनी एक्सेलरेशन है -10, ग्रेविटी है ना भाई। हाँ, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना रहा हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल लीजिए। सर दिस इज ab माइनस aa, मैंने कहा कितना आएगा सर -10 j कैप माइनस ऑफ -10 j कैप, सर 0। बेनिफिट देखिए, ए वाले को क्या लगेगा, ए वाले को ये लगेगा कि मैं हो गया हूं, रुक गया हूं, रेस्ट पर हूं। बी वाला मेरे से 60 मीटर ऊपर है और मेरी तरफ आ रहा है 30 की स्पीड से, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बेनिफिट हो गया। जो एक्सेलरेटेड मोशन का सवाल अगर आप ग्राउंड फ्रेम से करते तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते, लेकिन अब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस चलना है सर 60 चलना है, कितनी, क्योंकि जब ये यहां से चलते चलते नीचे आ जाएगा तो कोलिजन हो गया, तो स्पीड कितनी है 30, आंसर खत्म, डन। आप बी को रोक करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द सेम बेनिफिट। अब लिफ्ट प्रॉब्लम कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लीजिए अब ये वाले सवाल आपके एचसीबी के बेस्ड है, ठीक है, और इसको आप सूडो फोर्स से भी करना चाहे बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो तो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट हो जाएगा, अभी हम काइनेमेटिक्स से करते हैं। हमारे लिए जरा यहां पर देखना कि एक हमारे पास लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एक हमारे पास लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इसके अंदर एक बल्ब है, जो बल्ब हमारे पास लूज है, ठीक है, हमारे पास इसको आप कह लीजिए अपना बल्ब, ये है 20 मीटर की हाइट, ये बल्ब है हमारे पास लूज है, ठीक है। बल्ब फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इस लिफ्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को लगा कि बल्ब गिर गया, तो u 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बल्ब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमें दे रखा है 0। इन्होंने बोला है टाइम टेकन बाय बल्ब टू हिट फ्लोर, कितने समय के बाद ये जमीन को हिट करेगा। अब ग्राउंड से करोगे ना तो बल्ब इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। हम लोगों ने वनडी में एक सवाल करा था पैराशूट वाला कि पैराशूट 50 से जा रहा है, अगर इसमें कोई चीज इसको ये किसी भी चीज को ड्रॉप करेगा तो ग्राउंड वाले बंदे को ये नहीं लगेगा कि ये u 0 है, गलत। चलती हुई चीज से ड्रॉप करोगे तो 50 से जा रहा है, क्योंकि ये ड्रॉप इसके लिए था, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये क्या ना 0, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। जरा देखना, तो 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन था 50 j कैप, इधर ले जाओगे वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है 50 j कैप। जरा ध्यान से देख, इसलिए हम लोगों ने बात करा था कि जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो उसका u 0 नहीं होता। ड्रॉप मतलब होता है कि जो भी बंदा ड्रॉप कर रहा है उसके लिए u 0 है, ठीक है। तो अब हमें ये बात पता है कि जैसे ये बल्ब हमारे पास गिरेगा तो मैं लिफ्ट चल रही है, ग्राउंड वाले को पता है कि 40 से गिरा है, ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा कि u 0 नहीं है, ये चलती चलती चीज में ड्रॉप करेगा 40 से, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तब तक लिफ्ट ऊपर हो जाएगी, तो इतना दिमाग की दही करेगा। तो काम करते हैं हम लोग लिफ्ट को ऑब्जर्वर बना लेते हैं। लिफ्ट हमारे पास क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बल्ब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो 0 ही है, एक्सेलरेशन ऑफ बल्ब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है सर, एक्सेलरेशन ऑफ बल्ब माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो बल्ब तो भाई ग्रेविटी में गिर रहा है, तो माइनस जी जे कैप, और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 0 सर, माइनस जी जे कैप। मतलब आप समझना हुआ क्या, जो ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट में अगर कोई बंदा है ऑब्जर्वर यहां रुक करके देख रहा है, उसको दिखा कि बल्ब की वेलोसिटी 0 है और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे एक्सेलरेशन से गिर रहा है, और ये जो हाइट है दिस इज 20 मीटर। अब इसको टाइम निकालना था, तो इसने कहा टाइम इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g, क्यों, क्योंकि एक हाइट पर से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो g के अंदर, तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम इज अंडर रूट में 2h/g, तो अंडर रूट में 2 इंटू हाइट कितनी है 20 है और g की वैल्यू 10 है, तो सर 2 सेकंड के अंदर बल्ब जमीन पर गिरेगा, खत्म, ठीक है। अब आपके अंदर ये डाउट हो सकता है सर, अगर मान लो लिफ्ट भी तो एक्सेलरेट कर रही हो, हाँ कुछ भी हो सकता है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही हो, इट कैन हैपन एनीथिंग, है ना। अब कैसे करें, फिर से बल्ब हमारे पास लूज हुआ, ये हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है। बल्ब फॉल्स फ्रॉम अ मूविंग लिफ्ट, फॉल्स फेंका नहीं गया है, फॉल्स फ्रॉम अ मूविंग लिफ्ट, जो एक्सेलरेटेड भी है, फाइंड टाइम इट टेक्स टू हिट ग्राउंड, ये कितना समय लेता है कि ये जाकर के जमीन पर हिट करे। ये सवाल है, इसको थ्योरी मत समझिएगा। तो सर कोई बाहर से देखेगा तो लिफ्ट ऊपर भाग रही है, ये ऊपर जाकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं लिफ्ट को ही ऑब्जर्वर बना लूं, मैंने कहा बिल्कुल यही काम करिए। तो लिफ्ट को अगर आप ऑब्जर्वर बना रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बल्ब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि ड्रॉप हुआ है तो 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ बल्ब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बल्ब माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ बल्ब है -10 j कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है +2 j कैप, सर -12 j कैप। मतलब कि अगर अब लिफ्ट हमारे पास हो गई रेस्ट, इसको क्या दिख रहा है कि एक बल्ब u = 0, हाँ इसकी एक्सेलरेशन है 12 की, राइट, कितना लेंथ चलना है सर, ये है हमारे पास 20 मीटर। तो अगर मेरे को यहाँ पर टाइम निकालना है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर अब टाइम क्या लिखेगा, ये तो ड्रॉप का केस नहीं हो गया, तो सर 2 × h डिवाइडेड बाय g डैश, हाँ क्योंकि 10 से नहीं कर रहा है, ग्रेविटी हो गई है 12, तो इसको g इफेक्टिव भी बोला जाता है बाद में। केबिन के अंदर या लिफ्ट के अंदर जो ग्रेविटी है वो 10 की, इसको फील नहीं होगी, ग्रेविटी हमेशा 10 की रहती है लेकिन फील नहीं होगी। जब भी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करना स्टार्ट होती है यू फील हैवी,
ऐसा थोड़ा कि अर्थ आपको ज्यादा तेजी से खींच रही है, नहीं, अर्थ तो वैसे ही खींच रही है, तो ग्रेविटी तो वैसी है, लेकिन लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो हमारा एक इनर्शिया होता है जिसकी वजह से हमें भारी महसूस होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम ऐसे रखेंगे, तो टाइम आ जाएगा सर अंडर रूट में 2 into हाइट दैट इज 20 डिवाइड बाय हमारे पास दैट इज 12, तो ये हो गया 6, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/√10/3 खत्म, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कोलिजन्स के हमारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, कोलिजन्स के हमारे सवाल आ रहे हैं। अब इसमें प्रोजेक्टाइल के आपस में कोलिजन्स भी होते हैं और ना कोलिजन ना हो तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के भी हमारे पास आगे चल के सवाल आएंगे। यहाँ पर ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के हमारे पास सवाल आएंगे, जरूरी नहीं है कि कोलिजन हो, लेकिन ठीक है अगर कोलिजन होगा तो क्या करना है। देखिए भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी में कंसेप्ट मेरा बहुत सिंपल है, कंसेप्ट ये है मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर दो पार्टिकल चले, मोशन अंडर ग्रेविटी में, ग्रेविटी में अगर दो पार्टिकल चल रहे हैं, अगर दो पार्टिकल चल रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी से जाओ, रिलेटिव के कंसेप्ट से जाओ, क्यों के कंसेप्ट से जाओ। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्यों जाए हम रिलेटिव कंसेप्ट से, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दोनों के लिए जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला ही है तो आप क्या रखते हैं माइनस जी जे कैप माइनस ऑफ माइनस जी जे कैप 0 आता, मतलब एक्सेलरेशन आपको 0 मिलेगा एक दूसरे के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी का सवाल बन जाता है। जमीन से देखोगे तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन अगर आपका कभी भी दो पार्टिकल्स सिर्फ एक पार्टिकल है तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, दो पार्टिकल्स अगर हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी में है तो आप हमेशा रिलेटिव से जाइए, फायदा होता है। जैसे अब ये सवाल को मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूं, कोलिजन मतलब तो मैंने आपको बताया कि सेम पोजीशन पर सेम टाइम पर होना, दैट इज योर कोलिजन, ठीक है, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये जो थीटा है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो बच्चे शायद इसको नहीं समझ पाए, ये 3 है ये 4 है बेटा, है ना, तो ये 5 हुआ हमारे पास, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी 37 डिग्री हो गई, और दूसरे वाले को हमने 18 से फेंका विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 5 वेयर 5 इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो 5 इज 4/3, तो ये हमारे पास कितना होगा 5 की वैल्यू होगी 53 डिग्री, ठीक है। डू दिस पार्टिकल कोलाइड, क्या ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे, अगर हां तो बताइए वेयर दे विल कोलाइड, ठीक है। तो अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये कैसे करें, मैंने देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब दो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देखोगे तो आपके लिए क्या होगा सर, ग्राउंड फ्रेम से तो दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रहेंगे, तो पैराबोलिक पाथ है और वो सब, मैंने कहा एक को ऑब्जर्वर बना लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कैसे स्टार्ट करें, और मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव करने का बेनिफिट भी मैं आपको बता रहा हूं कि बेनिफिट ये होता है कि एक्सेलरेशन विल बी 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का सवाल बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक इस वाली बॉडी की बात करते हैं, ये वाला हमारे पास ए है, अगर देखा जाए तो ये कितना था हमारे पास 24, तो 24 cos थीटा यहां पर आ जाएगा, रिजॉल्व कर लेते हैं बेटा, 24 sin 37 ये आ गया, ये आ जाएगा, हां जी सर, 4/5, ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है 3/5, 24 into 4, 24 into 4 24 into 3 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो 14.4, राइट। और अगर आप देखें 18 into 3 इसी, और दोनों के पास एक्सेलरेशन होगी, इसके पास भी एक्सेलरेशन है, इसके पास भी एक्सेलरेशन है, किसी एक को रोक ले, हाँ किसी को भी रोक लीजिए। सर मैं अगर मान लो बी को ऑब्जर्वर बना, ये बी है हमारे पास, वो ए है, सर बी को अगर ऑब्जर्वर बनाए तो क्या करेंगे, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे बेटा, तो दिस इज यूए माइनस यूबी, यूए कितना है सर 19.2 आई कैप प्लस 14.4 जी कैप, मैंने कहा हां जी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है सर माइनस 10.8 आई कैप प्लस 14.4 जी कैप, मैंने कहा हां जी बेटा। जैसे सॉल्व करेंगे बेटा ये जे वाला तोड़ ही जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 30 आई कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा सर, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, राइट, ये कितना आएगा सर माइनस 10 जे कैप माइनस ऑफ माइनस 10 जे कैप, सर ये तो 0 आ गया। अब सवाल देखिए हमारा कन्वर्ट क्या हो गया, रिलेटिव का बेनिफिट यही है हमारे पास, सवाल हमारे पास कन्वर्ट क्या हो गया, सर ये तो रुक गया, हटाओ इसको। जब टाइम अगर हम लोग देखें तो सर टाइम आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो सर 60/30 2 सेकंड में हमारे पास कोलिजन होने वाला है, खत्म। अब कोई पूछ ले कि यार 2 सेकंड में बताओ कोलिजन होगा कहां पर, ये तो आई थिंक आप सभी लोग कर लेंगे, ये इसी को अपना ओरिजिन मान लो ठीक है, इसी को अपना एक ओरिजिन मान लीजिए बेटा, ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है आपका 19.2 मीटर पर सेकंड, हां जी सर दिस वाज 14.4 मीटर पर सेकंड। हमें ये पूछा गया है कि ये कहां पर कोलाइड करेंगे, वेयर दे विल कोलाइड, तो सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाकर के कोलाइड होगा, लेकिन t = 2 सेकंड्स पर होगा। तो भाई x निकाल सकते हैं आप, हां y निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल ux आपको पता है 19.2, uy आपको पता है बेटा 14.4, ax आपका 0, ay आपका -10, तो हो जाएगा बेटा, जो यहां पर मैं सीधे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देता हूं कहां पर कोलिजन होगा, तो सर uxt प्लस हाफ ax t का स्क्वायर आई कैप में प्लस uyt प्लस हाफ ay t का स्क्वायर जे कैप में, बिल्कुल वैल्यू डालनी है बेटा। ux कितना था हमारे पास 19.2 into 2, ax होता ही नहीं सर, हटाओ इसको, तो ये आई कैप में होगा प्लस हमारे पास 14.4 into 2 माइनस 5 into 2 का स्क्वायर, बेटा g की वैल्यू रख दी है -10 तो -5 हो गया, ये आपका जे कैप में। सॉल्व करोगे पता लग जाएगा कहां पे कोलिजन हुआ, ठीक है। देखने में सवाल कठिन लगे, हो गया। टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर लॉन्च्ड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन, इनका y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, अगर y कंपोनेंट सेम है इनिशियल तो हाइट भी तो सेम ही आएगी, हां मैक्सिमम हाइट सेम आएगी, लेकिन अगर सवाल में अलग-अलग टाइम पर फेंका जाए, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि सिर्फ इस सवाल का टारगेट नहीं है, लॉजिक बनाने की बात है। सर देखो इनके बीच का जो गैप है वो तो मेंशन ही नहीं किया, मैंने कहा नहीं मेंशन किया, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें सर, तो ये आएगा 20 cos ऑफ 45 और यहां पर आएगा सर 20 sin ऑफ 45, मैंने कहा राइट। सर इधर आएगा u cos 60 और इधर आएगा u sin 60, सेम चीज। अगर देखा जाए y कंपोनेंट में वेलोसिटी नहीं होती तभी, क्योंकि इनमें से अगर आप किसी को भी एक को रोकोगे, ठीक है, किसी को भी एक को रोकोगे तो ये बॉडी रुक गई, तो कोलिजन x के अलॉन्ग होना चाहिए, y में हमारे पास दोनों के कंपोनेंट्स वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दोबारा देख लो पिछला सवाल, दोबारा जाओ और सोचो, अगर हम एक को रोकेंगे तो सेम ऐसी कहानी बनेगी सर, मैंने कहा अगर कोलिजन यहां कहीं होना है तो ये तो 0 होना चाहिए, मतलब इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट और इसका दोनों का आपस में y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y ये सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो बेटा साइमल्टेनियसली हम लोगों ने फेंका है एक साथ फेंका है, तो हर समय में दोनों का टाइम सेम चल रहा है, हां जी सर, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, यस, दोनों की अगर इनिशियल वेलोसिटी भी सेम हो जाए अलोंग y तो s = ut + ½ at स्क्वायर, s = ut + ½ at स्क्वायर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, टाइम सेम है, u भी अगर सेम हो गया तो दोनों की हाइट हमेशा सेम रहेगी, और जब भी कोलिजन होगा एक बॉडी इस साइड पर है, एक बॉडी इस साइड पर, क्या कोलिजन हो सकता है, सेम टाइम पर सेम जगह पर होना बहुत जरूरी है सर। तो आप या तो टी टाइम में ये कितना चला, टी टाइम में ये कितना चला, दोनों को इक्वेट कर लो,
या तो ये कर लो या फिर रिलेटिवली एक को रोक लो। जैसे आप रोकोगे तो दूसरे का वाई कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? दोबारा से, क्योंकि एक अगर रुक गया, इसका वाई कंपोनेंट हुआ तो ये तो यहां कहीं चला जाएगा और यहां गया तो कैसे कोलिजन होगा? नहीं हो सकता, एक्स में ही होना चाहिए था, राइट? तो हम लोग यहां पर सीधे उस लॉजिक को यूज करेंगे कि सर u sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? u sin 60 की वैल्यू 20 sin 45 के बराबर होनी चाहिए। हो गया सवाल? हमारे पास u √3/2 20 into 1/√2। यहां से आप अपना u सॉल्व कर लेंगे, खत्म, डन। ठीक है, आपको किसी को रोक करके देखना, रोक करके देख लीजिए। दो बॉडीज है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पैरेलल लाइन से, और ये बॉडी है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। पहला केस, बताइए क्या कोलिजन होगा? क्या इन दोनों के बीच में कभी कोलिजन होगा? सर कभी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कुछ बच्चे कहते हैं पैरेलल है ना, वो तो मैथमेटिकली बोल रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से देखें सर, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है d, जब डिस्टेंस खत्म होना स्टार्ट होगा तभी तो कोलिजन होगा ना। देयर इज, ध्यान सुनना, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which will डिक्रीज d। वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए ना, जो इनके बीच का गैप ही कम नहीं होगा तो कोलिजन कैसे होगा? बात तो सही है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। जरा अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। एक यहां जा रहा है 10 से, ठीक है, और ये वाली बॉडी जा रही है यहां पर 5 से एट 53 डिग्री। बताइए कोलिजन होगा? अब बच्चे कहेंगे हां अब हो जाएगा। चलिए जाकर के टकरा, अबे गधे, मान लें इनके बीच का गैप है 10 मीटर्स, कोलिजन हो जाएगा? हां सर हो जाएगा ना, देखो एंगल पर है, तो अब तो खत्म कर देगा इसको। अब गधे ही भाई जरा नोटिस कर, ये वाली स्पीड कितनी है? अब एक तो ये आ जाता है ना, ये वाली स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और ये कितना है? 4। सर अब तो देखो ना, इनके बीच का जो भी गैप है वो 4 मीटर पर सेकंड खत्म करता चला जाएगा। मैंने कहा ये 1 सेकंड में कितना चलेगा बेटा? सर ये 1 सेकंड में चलेगा 10 मीटर। मान लो ये, हाँ ये कितना चलेगा? 3। और सर ऊपर भी तो जाएगा। हाँ जरा अब देख, मैं ऐसे बनाता हूं, ये आ गया यहां पर, ठीक है, ये आ गया यहां पर 10 मीटर, ये आया होगा 3 मीटर इधर चलेगा, 4 मीटर इधर चलेगा, ये इधर आ गया, फिर ये आ गया इधर, ये इधर पहुंचा होगा। ये तो कहां कोलिजन होगा बे? ये अगर आप नोटिस करें, ध्यान सुनना, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड बराबर होनी बहुत जरूरी है। ये सुनो, along x velocity is not same although 4 मीटर पर सेकंड will decrease gap। जो 4 मीटर पर सेकंड है उनका गैप तो खत्म कर रहा है, ये बात सही है, बट they will never be at same position। तो कोलिजन कैसे हो जाएगा? हाँ सर ये बात भी है। पहले केस से हमें क्या पता लगा? पहले केस से पता लगा कि भाई वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। ये दोनों यहां पहुंचे सेम, फिर यहां पहुंचे सेम, लेकिन सर कोई भी वेलोसिटी इनको पास नहीं ला रही है, इसलिए कोलिजन नहीं हुआ। इसमें वेलोसिटी पास तो ला रही है लेकिन ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, 3 मीटर, तो सर आगे पीछे हो जाएंगे तब भी कोलिजन नहीं होगा। हमारे पास कोलिजन होने की मेन कंडीशन क्या बनी? ध्यान से देखना, अगर मान लो ये जा रहा है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड से, और मैंने कहा एक बॉडी यहां पर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ध्यान से देखना, और इनके बीच का गैप था 90 मीटर्स, क्या अब होएगा कोलिजन? तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर सर आएगा 4 और सर यहां पर आएगा 3। मैंने कहा अब जरा नोटिस करना, अलोंग x ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर है, मतलब x में जब ये यहां पर आएगा ये भी यहां पर होगा, लेकिन 3 क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर ले आएगा। समझना, x में अगर ये 4 मीटर चला तो ये भी 4 मीटर चलेगा, और ये क्या करेगा? 3 मीटर ऊपर ले आएगा, तो ये पास आ गए। फिर ये जब यहां होगा तो x में इसलिए भी उतना चला होगा, लेकिन ये क्या करेगा? और पास ले आएगा। जब ये यहां होगा तो ये कोलिजन हो जाएगा। अब इस बार कोलिजन हमारे पास होगा, यस। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, तो आप ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब सर कितना डिस्टेंस उसको अप्रोच करना था? सर 90 मीटर अप्रोच करना था, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन सी? 4 मत लेना, 5 मत लेना, 5 का ये कंपोनेंट बस उसको पोजीशन पर रख रहा है और 3 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है। हमें वो वेलोसिटी लेनी होती है जो इनका गैप को खत्म करे, ठीक है? क्लियर? अब इसी के ऊपर हमारा 2 सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ये आपके एचसीबी में भी है, ठीक है, और उसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है? सवाल क्या है, ठीक है, यहां पर एक बॉडी जा रही है ऐसे, यहां पर एक बॉडी जा रही है ना, इन सच वे ए हमेशा बी को देख करके चलेगा, ए हमेशा बी को देख करके चलेगा, बी हमेशा सी को देख करके चलेगा, सी हमेशा ए को देख करके, ये एक दूसरे को देख करके चल रहे हैं। मतलब अगर आप हल्का सा इमेजिन कर पाए, बी रुका हुआ नहीं है ना, अगर बी रुका हुआ होता तो ए ऐसे चलता, अगर सी रुका हुआ होता तो बी ऐसे चलता, अगर ए रुका हुआ होता तो सी ऐसे चलता। लेकिन थोड़ी देर के बाद सर ये तो आगे बढ़ जाएगा, हाँ, तो ए इधर नहीं जाएगा, ए इसकी तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। सी जरा नोटिस करना बेटा, सी यहां थोड़ा रहेगा, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, तो बी अब इधर नहीं जाएगा, बी इसकी तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा सा आगे आ गया है ना, तो ए इधर नहीं जाएगा, ए इसकी तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा सा आगे आ गया, सी इधर नहीं जाएगा, सी इधर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। हर कोई बेंड करना स्टार्ट करेंगे, और ये सिमेट्रिकली अगर आप देखें, ये हमेशा एक दूसरे को देख करके चलते रहेंगे, तो ये जा करके सिमेट्रिकली कहां मिलते हैं? सेंट्रॉइड पर। अब हमें बताना है टाइम ऑफ कोलिजन। इसको करने का लेंथी मेथड भी है, मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, टाइम ऑफ कोलिजन। तो सर टाइम ऑफ कोलिजन हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ठीक है? कोलिजन कहां होना है? कोलिजन सर यहां होना था, ये वाला लेंथ बता दो सर, ये वाला लेंथ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो टोटल एंगल 60 है, ये कितना है? 30। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस गैप को खत्म करेगा, दैट इज u cos 30। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड से कोने तक का डिस्टेंस होता कितना बेटा? सर वही तो नहीं पता है, वही तो आप बताएंगे। अब है ये l/2 है, मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, ये साइड को बाइसेक्ट करेगा, l/2, ये कितना है? 30 डिग्री। cos 30 लगा ले बेटा। सर cos 30 इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, h की वैल्यू निकालेगा l/√3 आएगा, ठीक है? तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमें क्या लेना है, जरा ध्यान सुनो सर, ये सारे जाकर के यहां टकराएंगे, ये वाला लेंथ लेना है। मैंने कहा तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है आपका l/√3, ज्योमेट्री लगा लियो, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इधर पहुंचाए, तो सर u cos 30 वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा l/√3, u cos 30 √3/2, तो 2l/3u, दैट इज योर आंसर, खत्म। सेम चीज स्क्वायर में जरा देखिए, सेम चीज स्क्वायर में, 4 पार्टिकल स्क्वायर के कोने पर है, ठीक है? 4 पार्टिकल्स स्क्वायर के कोने पर है, सभी की स्पीड है u, ठीक है? सभी की स्पीड है u, 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 स्क्वायर का साइड है l,
स्क्वायर साइड एल है। अब बताना है कितने टाइम में कोलाइड करेंगे। तो ये सब एक दूसरे को देख करके चल रहे हैं। ये आपका ए वाला बी को देख करके चल रहा है, बी वाला सी को देख करके चल रहा है, सी वाला डी को देख करके चल रहा है, डी वाला ए को देख करके चल रहा है। अब वो यहां पे रुका रहता तो ये सीधे जाता, लेकिन वो तो खुद चल रहा है, तो ये भी अपनी डायरेक्शन बार-बार चेंज करेगा। तो ये सर क्या होगा, मैंने कहा ये सारे के सारे मीट करेंगे अपना सेंटर पर सिमेट्रिकली। तो हमें टाइम निकालना है ऑफ कोलिजन। तो सर दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने कहा हां जी बेटा। तो सर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या लेंगे? मैंने कहा ये वाला लेंथ बताओ। सर ये तो डायगोनल का आधा है। मैंने कहा हां। डायगोनल कितना होता है? सर डायगोनल होता है L/2। सर डायगोनल का हाफ करेंगे तो L/2 आ जाएगा। मैंने कहा हां। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सर वो वेलोसिटी जो इनको इस साइड लेकर के जाए। ये कितना एंगल है? 45। तो सर u cos 45 कर देंगे सर। दैट इज u/√2। आंसर है L/u। ठीक है? अब मैं आपको बोलूंगा कि चैट सेक्शन में इसको जरा सारे बच्चे सॉल्व करके बताना कि आपका आंसर क्या है। ठीक है? ऑल्दो अर्जुना में क्लास में करवाया हुआ सवाल है, 6 पार्टिकल्स है, हर कोई एक दूसरे को देख करके चल रहा है। ठीक है? तो जरा चैट सेक्शन में बताइएगा कि कितने बच्चों का आंसर मैच होता है। इसका सबसे छोटा डिस्टेंस पूछा है। कांसेप्ट